फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के, उनका जो एनवायरमेंटल साइंस का जो सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण विज्ञान, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को मैंने स्टार्ट कर रखा है। जैसे कि आपको पता है कि जो ये क्लास 7th है आपकी, और इससे पहले की जितनी भी मैंने आपको जो क्लास थी 1 to 6 तक की क्लास मैंने वो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिल रही होंगी तो आप है ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, ठीक है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ना मैंने ईवीएस फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे करके कोई प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो उसमें वो आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी सारी की सारी, जितनी भी आपकी क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सारी 6 की 6 वीडियोस आपको मेरे उस प्लेलिस्ट में वो हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ के दौरान हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं आपके वो पूछ सकते हैं। जैसे ये आपको जो चैप्टर है ना, ये 6th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, उसमें जो आपका ऊर्जा संसाधन वाला है ना, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी, चैप्टर 7th है ये आपका, ठीक है। ऊर्जा संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन में आपका दो संसाधन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। एक तो भूमि संसाधन के बारे में हमने पढ़ लिया, और आपका एक मैंने किसके बारे में पढ़ा दिया, जल संसाधन के बारे में। तो इन दोनों के बारे में पढ़ा दिया। अब इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में कि किस टाइप से आपसे इस जो चैप्टर है इसमें कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं इसके अंदर मैं आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ। अगर आप ये चीज़ें भी कर लेते हैं ना, तो आपका एक तरीके से आप समझे ना कि आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता हुआ चला जा रहा है। आपको इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ इसमें हमने चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए हैं, वो उसी बेस पे करवाए हैं कि जो आपके एग्जाम मतलब जो आपकी वो है ना, जो आपका चैप्टर है उसी के बेस पे मैंने इन क्वेश्चंस को क्या किया है, बनाया गया है। जिसके पेपर में आपको पूछने जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि इस टाइप से आपसे इस चैप्टर में से क्वेश्चन को पूछे जा सकता है। अब वो किसी भी वे में पूछ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज अलग हो सकती है, बट हाँ क्वेश्चन जो है वो मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही रहेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, ऊर्जा संसाधन क्या है और ऊर्जा संसाधन की परिभाषाएं दीजिए और ऊर्जा संसाधनों के स्रोत के बारे में बताइए कि जो ऊर्जा संसाधन है वो किन किन सोर्सेज से हमें क्या होता है, मिलता है। इन सब के बारे में चर्चा करनी है। या फिर आपसे ओनली ये भी पूछ सकता है कि ऊर्जा के स्रोत क्या है और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और गैर नवीकरणीय स्रोत के बारे में बताइए। या फिर इनके अंतरों के बारे में भी पूछ सकता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के स्रोत का वर्णन करें, वो भी उदाहरण सहित। मीन्स आपको एग्जाम्पल देते हुए उनको एक्सप्लेन करना होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, ऊर्जा और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लाभ व नुकसान बताइए। तो मैंने आपको चाहे सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो या फिर बायोगैस ऊर्जा, मतलब जो भी टाइप की जितनी भी भूतापीय ऊर्जा, इन सब के मैंने आपको प्रॉफिट एंड जो लॉस है, मतलब लाभ और जो नुकसान है, फायदे और नुकसान को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये आपके जो नवीकरणीय संसाधन है ना, नवीकरणीय संसाधन के स्रोत इनके अंदर है, और इन स्रोतों को मैंने आपका लाभ और हानि दोनों के दोनों आपको मैंने बता रखे हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है आपका। जैसे कि आप देखते हैं कि हर एक एग्जाम में आपसे ना शॉर्ट नोट करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका 15 मार्क्स का होता है। उनमें से आपको 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। या तो आप वो आपका एक मार्क्स 7 मार्क्स का होगा, एक दूसरा होगा जो 8 मार्क्स का। इन दोनों को मिलाकर वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो शॉर्ट नोट का होता है। तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में। या तो आपसे ऊर्जा संसाधन की एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा, या फिर ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत और विभिन्न प्रकार के कोयले, इन सब के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको बहुत अच्छे एक तरीके से नॉलेज इसमें आपको मिलने वाली है। और आप ज़रूर देखेंगे ना कि जो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये ज़रूर वो हो जाएगा ना कि हाँ आपका जो प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा संसाधन वाला जो चैप्टर है वो भी क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़े हैं, वो भी इन शॉर्ट वे में। मैंने कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि हाँ वो पॉइंट बता दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको इसके अंदर बताने की कोशिश की है कि हाँ आपके क्वेश्चन के साथ क्या हो जाए, आपका एज अ चैप्टर भी ये कंप्लीट हो जाए पूरा का पूरा। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये है ऊर्जा संसाधन की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन आखिर में है क्या, क्योंकि फर्स्टली हमें यही पता होना चाहिए कि ऊर्जा संसाधन का अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि ऊर्जा संसाधनों को उन सामग्रियों या तत्वों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इट मीन जिन भी तत्वों का यूज़ या जिन भी सामग्रियों का यूज़ हम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं, ऊर्जा जिससे क्या हो, उत्पन्न हो, प्रोड्यूस हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं।
ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है जो एक आउटपुट या बल उत्पन्न करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऊर्जा के थ्रू कुछ ना कुछ आउटपुट देखने को हमें मिलता है जिसका विश्लेषण किया जा सकता है। इफ़ मैं आपको इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक ऊर्जा संसाधन की मैंने और डेफिनेशन आपको ले रखी है कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग क्या किया जाता है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो आई होप आपको इस लैंग्वेज से तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ऊर्जा संसाधन है क्या। मेरी कभी भी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको कोई एक डेफिनेशन ना दूं। मेरी हमेशा ये ट्राई रहता है ना, कोशिश रहती है कि हाँ आपको मैं दो लैंग्वेज में, मतलब कि डिफरेंट टाइप से लैंग्वेज में आपको एक डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करूँ। क्योंकि कई बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि कोई इसके थ्रू समझ चुका होगा और कोई इसके थ्रू समझ चुका होगा, और कई बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों के थ्रू समझ चुके होंगे कि ऊर्जा संसाधन है क्या। बात एक ही कही गई है, बट थोड़ा सा जैसे कि लैंग्वेज को बढ़ाकर कहते हैं ना कि हम एग्जाम में कभी भी लैंग्वेज को बढ़ाकर लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एक क्वेश्चन 15 या 20 मार्क्स का होता है। तो आप जो छोटे बच्चे तो है नहीं कि इन शॉर्ट वे में आप डेफिनेशंस को लिख के आ जाए, आपको थोड़ा सा उसको बड़ा करके लिखना होता है, तो वो उस चीज़ में काम आता है। तो इसलिए मेरी कभी भी कोशिश रहती है इन शॉर्ट वे में भी आपको एक डेफिनेशन बताऊँ और एक लार्ज वे में भी। तो जैसे कि आपने देख लिया कि ऊर्जा संसाधन क्या है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, जिन संसाधनों का यूज़ किया जाता है, उसी को हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, जैसे कोयला हो गया, इसके थ्रू भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, पेट्रोल, या फिर आपकी जो भूतापीय ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, सूर्य से जो ऊर्जा हम क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ऊर्जा संसाधन हो जाते हैं। इन्हीं को हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ऊर्जा संसाधन के स्रोत को हम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण, कि इसमें जो ऊर्जा की स्रोत है, मतलब जो सोर्सेज है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मतलब ही क्या होता है, स्रोत का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर आपने पानी का सोर्सेज के बारे में सुन रखा होगा कि जल के क्या क्या सोर्सेज है, तो आपको पता है कि जल कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है। एक तो जल आपको किसके थ्रू मिल सकता है, उसके थ्रू, बादल के थ्रू, मतलब वर्षा के थ्रू, ठीक है। दूसरा आपको तालाब के थ्रू, तीसरा आपको झील के थ्रू, चौथा आपको नहर के थ्रू, और पांचों आपको किसी भी, मतलब अन्य जितने से हमें क्या मिल जाए, पानी मिल जाए। ऐसे ही जो ऊर्जा के स्रोत है, तो इसमें क्या हो गया कि ऐसे तत्व जिनके थ्रू क्या हो जाते हैं, ऊर्जा उत्पन्न हो जाते हैं, ऊर्जा क्या हो जाते हैं, बन जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को हम ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। तो है ना, ऊर्जा के स्रोतों को ना, मतलब मेन तौर पर हमने दो टाइप से बांट रखा है। एक तो प्रयोग के आधार पर कि हम इसका यूज़ कब से कर रहे हैं, उसके आधार पर हमने इसको बांट रखा है कि हम इसका यूज़ कब से करते हैं। दूसरा आपका कि जो नेचर में उपलब्ध है, जिस टाइप से ये उपलब्ध हुए हैं, उस आधार पर हमने इसको दो टाइप्स में बांटते हैं, ठीक है, ऊर्जा के स्रोतों को। एक तो आपका आ जाता है परंपरागत ईंधन स्रोत, दूसरा आपका आ जाता है गैर परंपरागत ईंधन स्रोत। और ऐसी उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब हम इसको एक एक करके अच्छे से डिस्कस करती हूँ मैं। जैसे कि आपका परंपरागत स्रोत में आ गए, जैसे कि आपको इसके नेम से ही पता चला, परंपरागत मतलब कि पुराने टाइम से, जिसका हम क्या कर रहे हैं, पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु प्राचीन काल से किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब ये क्या हो जाते हैं, आपके कोयला हो गया, खनिज हो गई, लकड़ी हो गई, गोबर हो गया, पेट्रोल हो गया। अब आप देखते हैं कि गांव में भी गोबर से क्या किया जाता है, जो गाय के उपले होते हैं उनके थ्रू आग जलाई जाती है, उसके थ्रू, है ना, या फिर लकड़ियों के थ्रू भी पहले आग जलाई जाती है। तो ये सब क्या है, जो कि हमारे जो ऊर्जा के स्रोत है, इनका यूज़ जो पुराने समय से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका गैर परंपरागत। जैसे कि इसकी गैर परंपरागत हो गया, इट मीन्स जिसका यूज़ हम क्या नहीं कर रहे, पुराने समय से नहीं कर रहे, जिनका यूज़ क्या कर रहे हैं, हम आज के समय से कर रहे हैं। इट मीन्स जो कुछ दशक हुए इनका यूज़ करते हुए। ऐसे स्रोत जिनका प्रयोग पिछले कुछ दशकों में से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को दबाव कम करने के लिए किया जा रहा है। इट मीन्स कि जो परंपरागत स्रोत हैं, चाहे पेट्रोल, कोयला, वो जो आपके गोबर हो गए, लकड़ी हो गई, इनके ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा हो गई, जो सूर्य से रोशनी आती है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, या फिर जो पवन चलती है, वायु चलती है, उसके थ्रू जो ऊर्जा को जनरेट किया जाता है, ये सब आप क्या रहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। ऐसी उपलब्धता के आधार पर हमने इसको दो भागों में बताया कि हाँ, हमारे नेचर में क्या क्या उपलब्ध है, हमारे नेचर में कब से ये चीज़ें उपलब्ध हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाता है ना, कि इट मीन्स ऐसे स्रोत ना जिनका यूज, जिनको क्या किया जा सकता है, दोबारा से पुनः वापस से बहुत जल्दी क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है।
इसी को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि इसमें लिख भी रखा है, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता है। इट मीन्स इसका हम यूज़ कंटिन्यूटी वे में कर सकते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होगी, और अगर समाप्त हो भी जाती है तो हम इसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये इस टाइप के स्रोत होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गई। अब जो सूर्य की रोशनी है, क्या वो खत्म हो जाएगी? जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, क्या वो नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना, वो आपका आता रहेगा, और आप उससे उस ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ये जो हवा है, क्या हवा कभी बंद हो सकती है? नहीं हो सकती ना, वो भी हमेशा चलती रहेगी। तो ऐसी जो पवन है, उससे वो जो पवन ऊर्जा है वो भी हमेशा क्या होगी, बन सकती है। उसको वापस से हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, उसे पुनः वापस से प्राप्त किया जा सकता है, और उसका हम क्या कर सकते हैं, सतत प्रयोग भी कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा हो गई आपकी, जो ज्वार भाटा आता है, या फिर जलीय ऊर्जा हो जाती है, महासागरीय, भूतापीय, जो जमीन पे जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो पृथ्वी गर्म हो जाती है तो उसके थ्रू जो ऊर्जा जनरेट होती है, उसको भी हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम अभी चर्चा अच्छे से करेंगे। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। ऐसे आपके आ जाते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब अनवीकरणीय हो गया, मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि नवीकरणीय क्या आता है, जिनका यूज़ हम सतत प्रयोग में कर सकते हैं, जिनको दोबारा से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ऐसे ही जो आपके अनवीकरणीय स्रोत हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, जिसका उपयोग या जिसका हम बनाने में क्या है, बना नहीं सकते, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जिसको पुनः प्राप्त करने में क्या लगता है, अरबों खरबों करोड़ों साल लग जाते हैं, तो इस ऐसे स्रोतों को क्या कहते हैं हम, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे कि इसमें लिख रखा है, जिनकी उपलब्धता कैसी है, सीमित है, एवं जिनका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता। इसको हम वापस से, मतलब इसका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते। अगर ये समाप्त हो जाता है, हम तभी कर पाएंगे जब बहुत से करोड़ों साल बीत जाएंगे, तो हम इसको बनाकर और फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कोयले को आप देखते हैं कि कोयले का कितना ज़्यादा, मतलब इसको प्रिवेंट करके इसका यूज़ किया जाता है कि जिससे क्या ना हो, ये हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। अब कोयला है, तो अगर ये ख़त्म हो जाता है ना, तो इसको बनने में ही कितने साल लग सकते हैं, करोड़ों साल लग सकते हैं। इसलिए इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, इसका हम यूज़ वैसे नहीं करते कि हाँ अंधाधुंध यूज़ करते गए, सतत प्रयोग इसका नहीं करते हैं। इसका सीमित उपलब्धता इसकी होती है, और सीमित तरीके से इसका उपयोग भी किया जाता है। तो आपने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के फायदे और नुकसान। जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, इसके क्या क्या प्रॉफिट है एंड क्या क्या लॉस है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं आपके फ़ायदे, अगर मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, पर आप एक बार माइंड में सोच कर देखें कि इसका क्या फ़ायदा है। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि इसको क्या है, ये असीमित है, मतलब ये सीमित नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा, इसका सतत प्रयोग कर सकते हैं हम। और तीसरा फ़ायदा इसको कि दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस टाइप से आप इसके फ़ायदों को लिख सकते हैं ना। अब इसके हम मतलब प्रॉफिट के बारे में देख रहे हैं कि इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इट मीन्स पर्यावरण से इनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। ये पर्यावरण के क्या होते हैं, एक तरह के दोस्त टाइप में होते हैं, अनुकूल होते हैं, इससे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता पर्यावरण के ऊपर। वह कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें नहीं छोड़ते हैं। तो ये जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जैसे कि आपने देखा कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, तो या ज्वरीय ऊर्जा हो गई, या आपके भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, तो ये सब क्या है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती है, और इससे क्या नहीं होता, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये अनुकूल है, ठीक है। तो एक इसका फायदा ये है। दूसरा इसका फायदा है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का कि ये ऊर्जा स्रोत खास खत्म नहीं होते और प्राकृतिक रूप से पूर्ण भर जाते हैं। इट मीन्स ये जो ऊर्जा के स्रोत है ना, ये हमेशा खत्म नहीं हो सकते। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल भी दिया, क्या सन की जो वो है, प्रकाश है, लाइट है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? नहीं ना। और क्या जो हमारी जो पवन है, उसकी जो वो है वायु, क्या वो नष्ट हो जाएगी? एयर जो है क्या ख़त्म हो सकती है एटमॉस्फेयर से? नहीं ना। तो ये सब कैसे हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं, और ये प्रकृति रूप से क्या होते हैं, पुनः भर जाते हैं। वे हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक सुरक्षित हैं क्योंकि वह लोगों के लिए क्या नहीं है, हानिकारक विषाक्त अवशेष उत्पन्न नहीं करते, जैसे कि CO2 वो रिलीज नहीं करते हैं। इसलिए क्या है, ये अनुकूल है, पर्यावरण के लिए हो या चीज़ क्या, या फिर जो मानव है उसके लिए हो, ये मानव को भी हानि नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट इसका फ़ायदा ये है
कि वे प्रकृति में ही स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, कि ये हमें ऑटोमेटिकली नेचर से ही मिलते हैं, जैसे सूरज की रोशनी हो गई, या फिर पवन हो गया, वायु हो गई, या फिर जो वो महासागरीय जो ऊर्जा होती है, जो महासागर का ऊपर नीचे उठना, जो पानी का बहाव होता है, उससे भी ऊर्जा जनरेट की जाती है, या फिर जल हो गया, ये सब नहीं खत्म हो सकते। इट मीन्स ये प्राकृतिक रूप से हमें क्या है, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते हैं, हमें नेचर से ही ये चीज़ें प्रोवाइड होती है। अब हम इसके थोड़े नुकसान को देख लेते हैं कि आखिर में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के क्या क्या लॉस हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले 30 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा मनुष्य के लिए क्या हुई है, वरदान साबित हुई है। पहले ना तो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी, ना तो जल से ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी, और ना ही वायु से। अब ये जो नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंटिस्ट का दिमाग बढ़ा, उन्होंने इन सब चीज़ों को खोज निकाला कि हाँ, जो बहाव है, अगर हवा का बहाव बहुत तेज़ है तो हम उससे भी ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं, या फिर जो पानी का बहाव है वो तेज़ है तो उससे भी जनरेट कर सकते हैं। ये 30 वर्षों से पहले, मतलब कि 30 वर्षों तक है ना, ये वरदान साबित हुई है। उससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। फिर भी जो ऊर्जा के कुछ नवीकरणीय स्रोतों में निम्नलिखित कमियां भी हैं। फिर भी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का प्लस पॉइंट होता है तो उसका कभी भी नेगेटिव पॉइंट भी होता है। उसके दोनों मतलब पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ फ़ायदा करे तो वो ओनली फ़ायदा ही करेगी, उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। जैसे कि जब आप देखते हैं किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो उसी टाइप से कि किसी का प्लस पॉइंट है तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी होगा, बेशक कम हो बट होता ज़रूर है। ठीक है, तो ऐसे जैसे ये है फर्स्ट पॉइंट इसके नुकसान में, कि बादल छाए रहने पर सौर ऊर्जा पर्याप्त रूप से संग्रहित नहीं हो पाती। अगर आप जानते हैं कि अगर बादल जैसा मौसम रहे, बारिश जैसा मौसम रहे, या फिर बादल हमेशा छाए रहे आसमान में, तो क्या सूर्य की रोशनी हमारे तक पहुंचती है? आप देखते हैं कि अगर धूप नहीं निकलती ना उस दिन, तो इससे क्या होता है कि जो सूर्य की जो ऊर्जा है, अगर वही मतलब सूर्य की रोशनी नहीं पड़े, प्रकाश नहीं पड़े, तो फिर क्या वो हम ऊर्जा जनरेट कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसका एक नुकसान ये है कि अगर केवल धूप वाले दिनों में ही हम क्या कर सकते हैं, अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है। ऐसे ही कि पवन चक्कियों के मामले में भी, अगर पवन चक्की से प्राप्त बिजली की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इससे पवन चक्कियों की संपूर्ण स्थापना लागत बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए अगर मान लीजिए कि पवन चक्की, अगर हवा कभी धीमी भी चलती है, कभी तेज भी चलती है, तो अगर धीमी चलेगी तो हम ज़्यादा क्या नहीं कर पाएंगे, ऊर्जा को जनरेट नहीं कर पाएंगे, ऊर्जा को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। और अगर वही हवा तेज चलती है तो हम उतना ज़्यादा क्या कर पाते हैं, पवन के थ्रू क्या कर पाते हैं, ऊर्जा को वो कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। तो यही चीज़ें इसके नुकसान में। अब हम और नेक्स्ट और भी हैं आपके, पवन चक्कियों की रख रखाव लागत बहुत अधिक होती है, और जो पवन चक्की जो लगाई जाती है उसकी जो कॉस्ट होता है, उसको लगाने का कॉस्ट या रखाव का भी, कि वो नुकसान, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ है अगर वो रखी हुई है, जैसे अगर आपने देख रखा होगा, अगर कोई सिलाई सेंटर है उसमें कोई मशीनें रखी हुई हैं, तो उसमें क्या होता रहता है, हमेशा डेप्रिसिएशन होता रहता है, मूल्यह्रास होता रहता है। वो मशीन कभी ख़राब होगी तो उसके रख रखाव में भी तो बहुत खर्चा आता है ना, आपको फिर उसको ठीक करवा के रखना पड़ेगा। और मतलब अगर मशीन पे काम चलता रहता है तब तक तो वो ठीक है, बट कितना भी तो टाइम टू टाइम कोई भी मशीन क्या होती है, वो घिस जाती है। तो इनमें जो रख रखाव में क्या होता है ना, ऐसी जो पवन चक्की है उसके रख रखाव में भी क्या होती है, बहुत अधिक मतलब लागत लगती है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पृथ्वी पर हर स्थान पर प्रचुर मात्रा में नहीं है। कि ज़रूरी नहीं है कि जो नवीकरणीय जो स्रोत है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई या फिर आपके पवन ऊर्जा हो गई, तो ये हर जगह इक्वल नहीं होती। हर स्टेट का अलग अलग अपना वो रहता है, वहाँ की जलवायु डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब अगर आप देखते होंगे कि अब जो पवन चक्कियाँ होती हैं वो अधिकतर जो राजस्थान, जहाँ पे बहुत पवनें क्या होती है, हवा बड़ी तेज तेज चल रही होती है, खुली जगह होती है, वहाँ पे लगाई जाती है। ऐसे ही जो सौर ऊर्जा हो जाती है, कहीं कहीं पे धूप होती है, जो मतलब सूर्य की जो किरणें होती है, प्रकाश होता है, वो बहुत कम कहीं कहीं जगहों पे होती है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा तगड़ी धूप भी होती है। तो यही होता है ना कि थोड़ा सा मतलब हर जगह है ना, नवीकरणीय स्रोत है ना, वो हर इक्वल मात्रा में प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। तो इसका एक ये भी नुकसान है। नेक्स्ट इसका ये नुकसान है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना यादृच्छिक हो सकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक घटनाओं पर निर्भर करता है। इट मीन्स ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता कि हाँ हम जब मर्जी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा को बना सकते हैं, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सूर्य की रोशनी अच्छे से आ रही है तभी हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस ऊर्जा को जनरेट कर पाएंगे। अगर सूर्य की रोशनी नहीं, नेचर ने ऐसा खेल खेला कि बारिश जैसा मौसम रहा, बादल छाए हुए हैं, तो फिर क्या होगा, क्या हम उसको वो कर पाएंगे, प्रिजर्व कर पाएंगे, उसको गेट कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए कहा है ना कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है ना, इसकी एक ये भी हानि है ना कि ये क्या करती है, ये हमारे मन पर डिपेंड नहीं करती, ये और किस पे निर्भर रहती है, प्रकृति पर निर्भर रहती है। तो इसका एक ये नुकसान है। अब ऐसे ही हम देखते हैं
कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा के फायदे और नुकसान। कि गैर नवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है, इट मीन्स जिनको हम क्या नहीं कर सकते, वापस से प्राप्त नहीं कर सकते, इसको बनाने में क्या लगता है, बहुत समय जाता है। तो इसके लाभ तो एक ये है कि कोयला जो होता है ना, इसके अंदर आपका कोयला एक आ जाता है गैर नवीकरणीय में, अनवीकरणीय बोल दीजिए या फिर आप गैर नवीकरणीय संसाधन बोल लीजिए। तो उसके अंदर आपका क्या आ जाता है, कोयला आ जाता है। अब ये कोयला क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, इसके इसके ये फ़ायदे हैं। और इसका उपयोग ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट में भी क्या किया जाता है, किया जाता है इसका यूज़, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सस्ती मात्रा में प्रोवाइड होता है, तो जो लोग होते हैं उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस पे आराम से उपलब्ध हो जाता है ऊर्जा को गेट करने के लिए। नेक्स्ट है, बहुत सारी ऊर्जा पैदा करता है। और जो ये कोयला हो गया या पेट्रोल हो गया या फिर जितने भी आपके गैर नवीकरणीय संसाधन में भी हम पढ़ेंगे स्रोतों के रूप में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसके नुकसान देख लें तो यह गैर नवीकरणीय होता है। इट मीन्स ये क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इनका यूज़ जो होता है वो सीमित मात्रा में करना चाहिए, वरना ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सतत प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यह प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा पैदा करता है। अगर कोयले को आप जलाते हैं तो कोयले से क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा CO2 की मात्रा निकलती है, और ये क्या होता है, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इसलिए क्या है, ये प्रदूषण पैदा करता है, तो ये इसलिए हानिकारक है। अब हम देख लेते हैं एक बार नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, और फिर हम इनको एक एक करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई जिसमें आपका CNG LPG ये सब आ जाता है। ऐसे ही आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के 5 सबसे आम स्रोत अब क्या क्या हैं, इसमें अब हम देख लेते हैं। तो जैसे कि इसमें आपको आ जाता है, एक तो आपका आ गया सौर ऊर्जा, फिर दूसरा आपका पवन ऊर्जा, तीसरा जल ऊर्जा, इनको भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूँगी आपको, और फिर भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। अब इन सबको हम एक एक करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि सौर ऊर्जा का क्या है, सौर ऊर्जा कहाँ से कैसे इसका यूज़ किया जाता है, किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, इसके लाभ और हानि, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके अब देखते हैं। तो जो सौर ऊर्जा है, पृथ्वी के सबसे प्रचुर संसाधनों में से एक रूप में है, मतलब कि प्रचुर संसाधनों में से एक है ये जो सौर ऊर्जा है। क्योंकि जो सूर्य की जो रोशनी है, ये तो हमेशा परस्पर क्या रहती है, बनी रहती है, और इसका यूज़ भी हम सही मात्रा में कर पाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग आमतौर पर व्यावसायिक और घरेलू दोनों तरह की बिजली की उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कि इट मीन्स ये आप आजकल जो है आप देखते होंगे कि जो सौर ऊर्जा है ना, इसका यूज़ ओनली हम घरेलू सामानों में यूज़ नहीं करते, मतलब घरेलू चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करते। अब इसका जो यूज़ है ना, बड़ी मात्रा में व्यावसायिक भी हो गया है। इट मीन्स उद्योगों में भी इसका यूज़ अब किया जाता है। आप देखते होंगे कि सौर पैनल लगा दिए जाते हैं छतों के ऊपर, जो उद्योग होते हैं तो उनके ऊपर ना सौर पैनल लगे हुए होते हैं उनकी छतों के ऊपर, इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या करता है, वो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ही सौर पैनलों को लगाया जाता है। तो यही है कि आजकल इसका यूज़ क्या हो गया है, व्यावसायिक और घरेलू दोनों तरह से बिजली उत्पन्न करने के लिए हो गया है। और जो फोटोवोल्टिक PV प्रणाली सौर किरणों द्वारा उत्पादित ऊर्जा को अपनी कोशिकाओं के भीतर क्या करता रहता है, ग्रहण करती है, जिसे बाद में बिजली और हीटिंग में क्या किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। उपयोग की जा सकने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा काफ़ी हद तक भौगोलिक स्थिति और वर्ष के मौसम और दिन के समय पर निर्भर करती है। इट मीन जो सौर ऊर्जा की जो मात्रा है वो काफ़ी हद तक किस पर डिपेंड करती है कि हमारी जो जलवायु है वो कैसी है, मौसम कैसा है, दिन के समय जो मौसम की जो संभावना है वो किस टाइप सी है, इसी चीज़ों पर क्या करता है, हमारी जो सौर ऊर्जा है वो डिपेंड करती है। अब हम देख लेंगे सौर ऊर्जा के लाभ और हानि। तो सौर ऊर्जा क्या है, स्वच्छ, इसे सौर ऊर्जा का सबसे सर्वोच्च स्वच्छ रूप माना जाता है। इट मीन जो ऊर्जा हम उत्पन्न करते हैं उसका सबसे स्वच्छ रूप क्या माना जाता है, सौर ऊर्जा को माना जाता है। क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन की तरह कोई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता, क्योंकि इससे क्या नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वच्छ रूप माना जाता है सौर ऊर्जा को, वो उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा को, ठीक है। ऊर्जा के सबसे अच्छे स्रोत के रूप में माना जाता है, स्वच्छ स्रोत के रूप में माना जाता है सौर ऊर्जा को, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारणों में से एक है। इट मीन जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। अगर जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखे होंगे ना, तो उसको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से जो CO2 के बढ़ने से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं इसके लाभ में सौर ऊर्जा के, कि नवीकरणीय, जब तक सूर्य मौजूद है तब तक पृथ्वी पर प्रचुर ऊर्जा उपलब्ध है। ये नवीकरणीय स्रोत है, इस कारण से जब तक सूरज बना हुआ है, सूरज है धरती पे, जब तक सूरज रहेगा तब तक क्या है, इस ऊर्जा का हम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आसानी से और जल्दी से ही क्या हो जाता है, प्रोवाइड हो जाता है। और अगर आप देखें ना, अब मैं परंपरागत और गैर परंपरागत में देखूं तो ये कौन सा टाइप हो गया सौर ऊर्जा, ये आपका गैर परंपरागत स्रोत में आ गया।
क्योंकि इसका यूज़ क्या है, आधुनिक समय पे होता है। और पुराने समय पे तो किसका यूज़ होता था, कोयला हो गया या फिर आपकी लकड़ियाँ हो गई, गोबर हो गया, इन सब का पुराने टाइम पे यूज़ होता था। तो वो आपके हो जाते थे परंपरागत। परंतु जो सौर ऊर्जा है वो आपकी कैसी है, गैर परंपरागत है। तो इसलिए हम इसको नवीकरणीय और अनवीकरणीय उपलब्धता के आधार पर हम देख ले रहे हैं ऊर्जा के स्रोतों को। तो आप कंफ्यूज मत होना कि हाँ हमने परंपरागत और गैर परंपरागत तो पढ़ा नहीं, वही चीज़ है, बट हमने क्या कर दिया, इसको मतलब डिफरेंट टाइप से बांट दिया। तो हम इसको उपलब्धता के आधार पर पढ़ रहे हैं कि हमारे जो पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, उस आधार पर हम देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को, ऊर्जा के। ठीक है, नेक्स्ट इसका लाभ है, ये विश्वसनीय ऊर्जा को बैटरी में संग्रहित किया जा सकता है, इसलिए इसलिए कोई अविश्वसनीयता नहीं है इससे। ठीक है, क्योंकि इसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और ये हमारे सामने मौजूद है, इसलिए इस पर विश्वास करने ये योग्य है, ये ऊर्जा। नेक्स्ट इसके लाभ में है कि उपयोगिता लागत कमी है। इट मीन्स इसका यूज़ करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। आप अगर देखते होंगे कि गांव में भी आजकल जो लोग हैं वो सोलर पैनल का यूज़ करने लगे हैं ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको गेट करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, अफोर्डेबल प्राइस में होता है, इसमें हमें ज़्यादा लागत नहीं लगानी पड़ती। फोर्थ है आपका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कि मुफ्त ऊर्जा, क्योंकि इसे आसानी से फंसाया जा सकता है। कि क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये एक तरीके से हमें नेचर से प्रोवाइड होता है, ये ऊर्जा जो है हमें ये नेचर से प्रोवाइड होता है, जो सूर्य की रोशनी है हमें नेचर देता है, इस कारण से इसको हमने क्या कहा है, मुफ्त ऊर्जा कहा है, और इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा के नुकसान के बारे में देखते हैं कि सौर ऊर्जा जो है वो कैसे एक तरीके से हानिकारक है। तो सर्दियों के दौरान बादल वाले दिनों में उत्पादन कम होता है। इट मीन जो सौर ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोतों में, तो सौर ऊर्जा क्या है, अगर बारिश जैसा मौसम रहता है तो उस टाइम पे कैसे हमें वो कम मात्रा में प्रोवाइड होता है। उस टाइम पे जो प्रकाश है, जो धूप होती है, वो क्या निकलती है, इतनी नहीं निकलती है। और अगर सूर्य की जो रोशनी है अगर वो ना निकले तो उससे क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन जो होगा वो कम होगा, ऊर्जा क्या होगी, कम जनरेट होगी। तो इसके कारण इसका एक नुकसान ये भी है। नेक्स्ट इसके नुकसान में आ जाता है कि स्थापना और सामग्री की प्रारंभिक लागत महंगी होती है। इट मीन्स इसको वो करने के लिए, लगाने के लिए, फर्स्टली आप देखते होंगे कि सौर पैनल ये सब लगाए जाते हैं, तो वो जो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है ना, वो इसका महंगा पड़ता है। इट मीन्स जो हम पहली बार कोई भी चीज़ जनरेट करते हैं, लगाते हैं, अगर आपने देखा होगा कि घरों में भी अगर पहली बार अगर टीवी का कनेक्शन करवाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, परंतु हर महीने महीने जब आप उसके ऊपर खर्च करते हैं तो वो उसकी जो लागत होती है वो कम होती है। तो यही बात कही गई है ना कि स्टार्टिंग में इसको स्थापना करने के लिए, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए इसकी जो सामग्री की जो लागत हो जाती है वो महंगी पड़ती है। नेक्स्ट है कि जगह की खपत अधिक होती है। अगर आप देखते होंगे कि गांव के अगर घरों में अगर सोलर पैनलों को लगाया जाता है, वहाँ के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो छत होते हैं वो कैसी होती है, बड़ी बड़ी होते हैं। परंतु जो यहाँ की जो छतें होती है, अगर आप शहरों में देखते होंगे तो सबके घर कैसे होते हैं, नॉर्मल साइज़ के होते हैं, किसी का भी ज़्यादा बड़ा घर नहीं होता, और होता भी है तो मतलब बहुत मतलब रेयर केसेस में ही। परंतु जिनके मतलब मैक्सिमम मैं देखूं तो क्या होता है कि छोटे छोटे छत होते हैं, तो अगर जो सोलर पैनल ये सब लगाए जाते हैं ना, तो उसमें बहुत अधिक जगह भी वो घेरता है। तो इसका क्या है, ये लॉस पॉइंट भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा के लाभ क्या हैं और सौर ऊर्जा के नुकसान क्या हैं। तो हम इन दोनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट ऊर्जा है पवन ऊर्जा। अब हम देखते हैं पवन ऊर्जा क्या होती है। तो पवन मतलब हवा, और हवा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पवन ऊर्जा हम किसे कहते हैं। जो ऊर्जा हम किसके थ्रू वो करते हैं, जनरेट करते हैं, हवा के थ्रू हम उस ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं, उस ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। और पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है। तो यही है पवन ऊर्जा के यूज, इसमें कि हम इसको क्या कहते हैं, बिजली के उत्पादन के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे पंखुड़ियाँ होती हैं, ये ट्विन पंखुड़ियाँ की है ना, तो इस टाइप से पंखुड़ियाँ होती है, जब हवा चलती है तो इस पर क्या करती है, जनरेट इसको हवा को करता है। तो यही होती है आपकी पवन ऊर्जा, और ये बहुत खुले स्थानों पे लगाई जाती है, आप जानते ही हैं। हमने अगर छोटी क्लासेस में अगर आपने ध्यान से पढ़ी होंगी ना बुक ज्योग्राफी की, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि क्या क्या ये ऊर्जा कैसे कैसे उत्पन्न होती है। पवन चक्की का उपयोग कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है, और आटे को पीसने और गीला कपड़े सुखाने के लिए भी किया जाता है। आप देख ही सकते हैं कि जो पवन चक्की होते हैं उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, कि कुएं से हम पानी निकालने के लिए यूज़ हो सकता है, इसका इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है इससे, या फिर जो आटे को पीसने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जब आप पवन चक्की होती है।
तो यही इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। अब हम देख लेते हैं कि पवन ऊर्जा के क्या क्या लाभ है, कि जो ऊर्जा की जो स्रोत है उसमें जो पवन ऊर्जा है उसका क्या लाभ है। तो जो ये क्या होता है ना, जो पवन ऊर्जा, ये निर्माण अवधि कम होती है। इट मीन्स को अगर निर्माण किया जाता है तो इसका निर्माण होने में बहुत कम समय लगता है, और उत्पादन शुरू होने के बाद कमीशनिंग से बिजली उत्पन्न शुरू होता है और लागत मुक्त बिजली उपलब्ध होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसको लगाने में एक तो कम टाइम लगता है, मतलब इसका जो निर्माण करने में इसको कम टाइम लगता है। फिर अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो इसकी जो लागत होती है वो बहुत मतलब कम होती है। इसको बिजली का उत्पादन ये बहुत जल्दी ज़्यादा मात्रा में करता है, जो पवन चक्की होती है, जो पवन वो होता है, पवन ऊर्जा होती है, ठीक है। वे स्थापना के तुरंत बाद बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इट मीन जैसे इसकी स्थापना हो जाती है तो उसकी हम इसको हमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता है इसके अंदर, कि हाँ आपको बहुत चीज़ें संसाधनों का यूज़ करना है, इसमें बहुत से तत्व लगेंगे, बहुत सी सामग्री लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये एक बार स्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद जो पवन ऊर्जा उसको प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है, उसको पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करना बहुत आसान होता है। तो यही बात कही गई है कि वे स्थापना के तुरंत बाद क्या होती है, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके प्रॉफिट में है कि बिजली उत्पादन सस्ता है, क्योंकि इसमें इनपुट लागत की कोई कमी नहीं है और आवर्ती खर्च लगभग शून्य होता है। इट मीन्स कोई टाइम पीरियड नहीं होता, और इसका जो टाइम पीरियड का जो खर्चा होता है वो भी क्या होता है, मतलब ज़ीरो होता है एक तरीके से। और इसका जो उत्पादन का जो बिजली उत्पन्न करने की जो इसकी वो है शक्ति होती है, उसका जो लागत होती है वो भी शून्य होता है, और उत्पादन इसका क्या होता है, बहुत सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि हवा पे ही तो डिपेंड है ना, जो हवा चलती है उस हवा का यूज़ करके हम क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सस्ता कहा गया है, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे। अब हम देख लेते हैं और कि ये क्या करता है, ये पवन ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल भी होता है और प्रदूषण मुक्त भी होता है, क्योंकि इससे कोई CO2 रिलीज़ नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती, एनी अदर गैसेस भी रिलीज़ नहीं होती हैं। और ये क्या होता है, पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल होता है, पर्यावरण को दूषित नहीं कर रहा होता है, इसके ये भी एक फ़ायदा है। नेक्स्ट इसका प्रॉफिट है पवन ऊर्जा का कि डीजल बिजली के विपरीत, जो हम डीजल के थ्रू जो बिजली उत्पन्न करते हैं इसके उत्पादन निरंतर होता है और निवेश कमी निष्क्रिय नहीं रहता। इट मीन्स यही बात कही है कि जैसे आप जो डीजल हो गया, कोयला हो गया, अगर इसका यूज़ करके हम बिजली उत्पन्न करते हैं तो क्या है, ये चीज़ें तो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगी अगर इसका हम क्या करें, कंटिन्यूटी वे में यूज़ करें तो। परंतु जो ये पवन ऊर्जा है ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वायु के थ्रू उत्पन्न होती है, वायु द्वारा क्या की जाती है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, बिजली उत्पन्न की जाती है। इसलिए एक ऐसा साधन है, ये नवीकरणीय संसाधन है और इसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, सतत रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यही बात इसके अंदर कही है, इसका एक ये भी प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा की हानियों, पवन ऊर्जा से हानियाँ क्या क्या हैं। तो यही है कि पवन ऊर्जा फार्म लगभग वहीं पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर पवन लगभग पूरा साल तक चलती है, वह बहती रहे। इट मीन जहाँ पर जो पवन है, जो हवाएं हैं, वो हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहें, जहाँ पर जगह बहुत हो। इसलिए इसके कुछ कुछ ये क्या है, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसकी हानियों में, हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये इनके थ्रू हम ये सब इसको देखकर हमें स्थापित करना पड़ता है कि जहाँ पर बिल्कुल हवा हमेशा चलती रहे 24 घंटे, और जहाँ पर क्या हो, बहुत बड़ा स्थान हो कि इनको पूर्ण रूप से क्या मिल सके, वायु मिल सके। तो इन सब चीज़ों का हमें इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इसके क्या है, ये सब हानियाँ हैं। पवन चक्की के उपयोग होने के लिए वायु की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए, कम से कम गति इसने बोला कि 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसने कम से कम गति बोला है, इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, परंतु इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए, तभी जाके क्या होगी, बिजली उत्पन्न होगी पवन ऊर्जा के द्वारा। और जो सभी स्थानों पर क्या होनी चाहिए, उपलब्ध नहीं है। और ये ऐसा होना क्या नहीं है, सभी स्थानों पे उपलब्ध होना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। कहीं कहीं पे ये ऐसा होता है कि जहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर से क्या होते हैं, हवा चल रही होती हैं। तो ये चीज़ें भी प्राप्त कर पाना बहुत, और उसको ढूंढना, वहाँ पर फिर पवन चक्की को लगाना, तो ये सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, टास्क हो जाता है। इसलिए इसके ये हानियों में हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा को संचित करने के लिए संचायक सेलों की आवश्यकता पड़ती है, संचित करने के लिए, ठीक है, ये डॉट लगा लेना आप, संचित करने के लिए। इट मीन्स इकट्ठा करने के लिए बहुत सी सेलों की आवश्यकता पड़ती है, इसका ये भी एक हानि का पॉइंट है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े से बड़ा स्थान चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि सौर ऊर्जा के पैनलों को भी वो करने के लिए, सौर ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए जो उसके पैनल जो सामग्री होती है लगाने के लिए, उसको भी बड़े जगह की ज़रूरत होती है। वैसे जो पवन चक्की है इसको तो लगाने के लिए बहुत
बहुत बड़े स्थान की ज़रूरत होती है, वो भी खुले मैदान की, जहाँ पर क्या हो 15 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से क्या चल रही हो, हवा चल रही हो, वहीं पे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं और लगाने का कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसको स्थापित करने की जो आरंभिक कीमत होती है वो बहुत अधिक होती है। और स्टार्टिंग में जब इसको लगाया जाता है तो ये बहुत बड़ा टनल टाइप में लगाया जाता है, पवन चक्की लगाई जाती है, तो इसको लगाने का जो स्टार्टिंग खर्चा आएगा वो तो ज़्यादा ही होगा। किसी भी चीज़ को आप अगर इनिशिएट स्टार्ट करते ना, तो उसको लगाने का कोई भी खर्चा हो, चाहे आप घर पहले बना रहे हो, मान लो कि ज़मीन से बिल्कुल घर तोड़ के बना रहे हैं, उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, और जो रिपेयरिंग हम बीच बीच में करवा देते हैं उसमें कम खर्चा आता है। तो उसी टाइप से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में इसका खर्चा क्या होगा, बहुत अधिक होता है। अब हम देख लेते हैं पनबिजली। पनबिजली ये जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में आपका ये थर्ड ऊर्जा का स्रोत है, पनबिजली। पनबिजली को हम क्या कहते हैं, जल विद्युत भी कह सकते हैं, जल विद्युत ऊर्जा भी हम कह देते हैं इसको, पनबिजली को। तो जल ऊर्जा, जिसे जल विद्युत ऊर्जा के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। आप या तो पेपर में आपसे पनबिजली के रूप में भी पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि जल विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो अगर आपने पनबिजली देखा अपने पेपर में तो आप कंफ्यूज मत होना, आप ये मत सोचने लग जाना कि पनबिजली क्या हो गया। पनबिजली, अब जैसे कि आपको जल विद्युत ऊर्जा के नेम से तो पता चल रहा है कि हाँ, जल के थ्रू जो हम क्या करते हैं, ऊर्जा जनरेट करते हैं, उसको हम जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। परंतु आपको पनबिजली के नेम से नहीं पता चल रहा होगा, तो आप इसको अच्छे से एक तरीके से माइंड में अपने सेट कर लेना कि पनबिजली का अर्थ क्या होता है, जल विद्युत ऊर्जा भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, व्यवसायिक रूप में सबसे अधिक विकसित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगर आप देखेंगे ना कि उद्योगों में जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं, व्यवसायिक जो ऊर्जा वो करे जाते हैं, व्यवसायिक उद्योग किए जाते हैं, उनमें आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में कौन सी ऊर्जा वो होती है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में। चाहे आपकी सौर ऊर्जा हो गई, चाहे आपकी पवन ऊर्जा हो गई, फिर चाहे आपकी जलीय विद्युत ऊर्जा हो गई, इन सब का यूज़ आजकल क्या होने लगे, व्यवसायिक रूप में बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गया है। पहले जो थी ना आपकी गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, चाहे आपकी कोयला, पेट्रोल, डीजल या फिर एनीथिंग एल्स, जितने भी थे वो सब पहले ट्रेंड में हुआ करते थे ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए। परंतु आज क्या हो गया, आपकी जो वो है ना नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इनका यूज़ करने लग गए हैं व्यावसायिक रूप में। ठीक है, तो एक बांध के साथ एक बड़ा जलाशय बनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है ना, अब ये उसके अंदर जल विद्युत ऊर्जा के अंदर इसमें क्या कहते हैं, एक बांध के साथ एक बड़ा जलाशय होता है, और जिसका उपयोग पानी के प्रभाव को क्या किया जाता है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि बाढ़ का निर्माण किस लिए किया जाता है, कि जो पानी का बहाव है वो मनुष्य क्या कर सके, अपने अकॉर्डिंगली कर सके। तो यही है कि पानी के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो बांध होता है। और पानी के इस प्रभाव के कारण पानी का पहिया क्या होता है, घूमता है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। तो ये कि जो पानी का बहाव आता है, मान लीजिए आपने कोई ऐसे पंखुड़ी करके कोई चीज़ रख रखी है, ठीक है, और अगर जैसे पानी का बहाव इधर से आया ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, ये इसको गोल गोल घुमाने लग जाएगा, ये इसको इफेक्ट करेगा ना इस टाइप से। तो यही है कि जो वो है ना, पानी के इस प्रभाव के कारण क्या होता है, पानी का पहिया क्या होने लगता है, घूमता है, और इससे क्या होने लग जाता है, बिजली उत्पन्न होती है। जल ऊर्जा का उपयोग नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके भी किया जाता है, कि जो नदी का जो प्राकृतिक मतलब जो नेचर वाइज उसके बहने का जो तरीका है, उसके थ्रू भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रन ऑफ रिवर, जल के विद्युत के रूप में भी इसको जाना जाता है। इट मीन्स रन ऑफ रिवर, इट मीन्स नदियों का बहाव, नदियों का बहाव कह लीजिए, नदियों का दौड़ना। इनमें जो नदियाँ क्या है, अपने जो प्रवाह में चलती रहती हैं। और यह विधि बांध बनाने की आवश्यकता के बजाय पानी के पहियों की ओर प्रभाव फनल करने के लिए एक संकीर्ण चरण का उपयोग करती है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, जल विद्युत का निर्माण करते हैं। जल विद्युत आपने देख लिया होता क्या है, जिसको हम पनबिजली भी कहते हैं, या फिर रन ऑफ रिवर भी कह सकते हैं हम। यदि मांग पहले से पूरी हो चुकी है तो बनाई गई बिजली को बाद में उपयोग के लिए क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। अगर मान लीजिए कि उस टाइम पे जितनी नीड थी, अगर वो नीड कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद इसको क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। और जल ऊर्जा आमतौर पर सौर और पवन ऊर्जा दोनों ही की तुलना में अधिक विश्वसनीय होती है। इट मीन जो आपकी सौर ऊर्जा आपने अभी पढ़ा और जो आपने पवन ऊर्जा पढ़ा, इन दोनों से अच्छी होती है आपकी क्या है, जल विद्युत ऊर्जा। इसके कहने का मतलब ये है कि ये आपके लिए क्या है, ज़्यादा विलिएबल है, मतलब विश्वसनीय है, क्योंकि इसका उपयोग किसी भी मौसम की स्थिति 24 आवर्स किया जा सकता है। इट मीन्स कैसा, इस पर ये नहीं इफेक्ट पड़ता कि आपका मौसम कैसा है, बारिश का मौसम ना हो या फिर हवा जहाँ पर तेज चल रही हो, ऐसी कोई बाउंडेशन और ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं रहती। इस वजह से इसको सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से बेहतर कहा गया, क्योंकि जल तो कहीं भी उपलब्ध होगा, तो जल का बहाव तो निश्चित रूप से होना ही होना है, क्योंकि जल क्या है, अस्थिर है, वो कभी स्थिर नहीं होता, उसका बहाव हमेशा चलता रहता है, कभी तेज होता है, कभी धीमा होता है, परंतु क्या है,
है, उसका बहाव हमेशा चलेगा। तो इस कारण से इसको क्या कहा गया है कि ये जल विद्युत ऊर्जा जो है वो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से क्या है, अच्छी हैं। अब हम इसके देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये किसी भी मौसम की स्थिति में क्या है 24 आवर्स हमेशा चलता ही रहेगा। अब हम देखते हैं जल विद्युत ऊर्जा के लाभ। तो इसकी क्या है, इसकी जो बनावट है वो अति सरल और रखरखाव बेहद कम ईंधन व्यय तथा प्रदूषण रहित है। इट मीन्स जो इसका मतलब जो रखरखाव है बहुत इजी होता है, या फिर जो मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या नहीं करना पड़ता, ईंधन को वेस्ट नहीं करना पड़ता, प्रदूषण रहित होता है, मतलब प्रदूषण भी नहीं करता, CO2 रिलीज नहीं करेगा तो प्रदूषण नहीं होगा। तो इसका ये लाभ है। और इसमें सहायक उपकरण तापीय शक्ति स्टेशन की अपेक्षा काम आते हैं, जिससे लागत में क्या होती है, मतलब कमी होती है। इसमें लागत भी कम होता है, क्योंकि ईंधन व्यय शून्य है, इसलिए इसे चलाना सस्ता पड़ता है। इट मीन जो इसका व्यय है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, इसके ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता। इस कारण से जो ये है ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में होता है। जल शक्ति विद्युत संयंत्र की कार्यवाही 100 से 125 वर्ष तक होती है, जबकि जो तापीय शक्ति स्टेशन में ये मात्र कितने से कितने होती है, 20 से 25 वर्ष तक की होती है। तो यही कहा गया है कि जो जल विद्युत शक्ति है वो आपकी 100 से 125 तक की इसकी वो होती है, कार्यकारी जो होती है चीज़ें। और जो आपका वो है तापीय शक्ति स्टेशन, इसका सिर्फ ओनली 20 से 25 तक ही देखा जाता है इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका लाभ में। क्योंकि यहाँ कोई ईंधन उपयोग नहीं होता, इसलिए जो दिक्कतें तापीय शक्ति स्टेशन में आती हैं, जैसे धुआं हो गया, राख या प्रदूषण हुआ, इस संयंत्र में नहीं होता है। कि जो जल विद्युत संयंत्र है इसके अंदर आपका क्या नहीं होता, जैसे कि आप देखते हैं कि जो आपका ईंधन का हम यूज़ होता है तापीय शक्ति स्टेशन में, इसमें क्या होता है, धुआं हो गया या राख या प्रदूषण इस टाइप से उत्पन्न होता है। परंतु जो जलीय विद्युत ऊर्जा है इसमें ऐसी चीज़ें नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल पर्यावरण अनुकूल है। अर्थात इस संयंत्र में आदमी की सेहत को कोई नुकसान नहीं होता है। जो जल विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में इसमें कोई भी नुकसान आदमी के शरीर को नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोयले का उत्पादन किया जाता है, कोयले को निकाला जाता है खनन करके, तो उसमें कितने ज़्यादा जो लोग होते हैं उनकी तबीयत को कितना ज़्यादा वो इफेक्ट करता है। जो कोयला होता है, जो कोयले की खदानें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, बीमार कर देती है इंसान को। तो यही बात कही है ना कि ये क्या नहीं है, ये जो आपका नवीकरणीय संसाधन है, जो आपकी ये जल विद्युत है, इससे क्या नहीं होता, आदमी की सेहत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। और ऐसे 6th पॉइंट है इसके लाभ में कि यह शक्ति विद्युत संयंत्र विद्युत शक्ति उत्पादन के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराते हैं। इट मीन्स ये चाहे आपकी एक तरीके से विद्युत उत्पन्न कराने में भी हेल्प करता है, जो जल विद्युत है, जो जल है आपका, और वैसे ये क्या करता है, सिंचाई के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस चीज़ में भी ये क्या करता है, वो पानी उपलब्ध कराने में ये हमारी मदद करता है। अब हम देखें जल विद्युत ऊर्जा के हानि क्या क्या है। ठीक है, हानि इसमें ये है कि इसमें शक्ति उत्पादन पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। कि जैसे कि अगर पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो क्या होगी, ज़्यादा जो जल विद्युत के थ्रू क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी बन पाएगी। परंतु अगर पानी का जो बहाव है ना, अगर वो कम रहेगा तो क्या होगी, कम। तो इसीलिए कहा है ना कि पानी की मात्रा पर ही डिपेंड करता है शक्ति उत्पादन, जो कि उस क्षेत्र में हुई वर्षा पर भी निर्भर करता है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर वर्षा होती है ज़्यादा तो क्या होता है, जो पानी का जल लेवल होता है, सी लेवल होता है, वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आपने ज़रूर न्यूज़ इसमें सुन रखा होगा कि हाँ आज यहाँ पे वर्षा हुई है, तो इस कारण क्या है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की मतलब संभावना है। तो इसी टाइप से कहा गया है ना कि अगर वो किस पर डिपेंड करता है, वर्षा पर भी निर्भर करती है। इसलिए लंबे सूखे मौसम के कारण शक्ति उत्पादन प्रभावित होता है। अगर ज़्यादा टाइम तक वर्षा नहीं हुई तो उस कारण भी जो शक्ति उत्पादन है वो डिपेंड करेगा। इसलिए कहा गया है ना कि जो जल विद्युत की ये सब हानियां हैं, इट मीन्स ये सब इसके अंदर एक तरीके से नुकसान कहा जाए तो ये है। नेक्स्ट है आपका माइनस पॉइंट। इसके निर्माण मुख्यतः बांध के निर्माण में बहुत समय लगता है। इट मीन्स जो बांध बनाए जाते हैं, इट मीन्स जो पानी का ठहराव करने के लिए जो बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, तो वो क्या करता है, पानी का बहाव करता है। तो इसमें जो बांध बनाने में जो समय लगता है ना, ये बहुत ज़्यादा लगता है। अगर कोई भी बांध बनाने का निर्माण करने का कार्य स्टार्ट किया तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तो वो होता है, खर्चा होता है, और साथ साथ उसमें समय भी खूब लगता है। जिसके कारण क्या होगा, जो जल विद्युत है उसको जल विद्युत के थ्रू हम जल्दी से एनर्जी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा भी था कि बांध के द्वारा ही तो हम क्या कर पाते हैं, पानी का बहाव को एक तरीके से वो रोक पाते हैं, और वहाँ पे हम क्या कर पाते हैं, फिर जल विद्युत संयंत्र को स्थापित करते हैं और वहीं से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। परंतु जो बांध बनाया जाता है उसी में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्या होगा, एक तरीके से हमारा टाइम लॉस होगा। नेक्स्ट इसका नेगेटिव पॉइंट है
कि स्थान का चयन पानी के शीर्ष की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। इट मीन जो भी हम प्लेस करते हैं तो वो हम सी लेवल को देखकर ही करते हैं कि कहाँ पर जो सी लेवल है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, कि जिसके कारण क्या होगा कि जल से विद्युत बहुत अच्छे से बन पाएगी। जैसे कि आपने अभी पवन चक्की में देखा कि जहाँ पर जो हवा है वो बहुत स्पीड से चल रही होगी, तो वहीं पे क्या करा जाता था, पवन चक्की को लगाया जाता था। वैसे ही जल विद्युत भी वहीं पे लगाया जाएगा जहाँ पर जो सी लेवल हो एक तरीके से अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, और ऐसे स्थान दूर दराज इलाकों में होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे स्थानों को अगर पास के इलाकों में कर दिया जाए तो ये बाढ़ का भी खतरा उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए जो ऐसे स्थान मिलते हैं जो जहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा झरने होते हैं, जहाँ पर पानी एक तरीके से दूर दूर तक रहता भी है और वहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं रहते हैं, तो इसलिए इन स्थानों को क्या करा जाता है, दूर दराज इलाकों में होते हैं, जिससे इस संयंत्र की भार केंद्रों से दूरी बढ़ जाती है, जिससे संचालन लाइन पर बहुत अधिक खर्चा भी होता है। और इसी कारण से फिर खर्चा भी बहुत अधिक होगा, क्योंकि दूर से अगर कोई भी चीज़, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ ट्रैवल करके दो अगर स्टेट में से आई तो उसका जो वो होगा ना, आपका टैक्सेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और खर्चा फिर आपका बढ़ जाता है। कोई भी सामान, मान लो आलू है, अब आलू आपका केरल से आ रहा है, केरल से ऊपर दिल्ली में आ रहा है, तो वो जो उस पर लागत लगी होगी, उस पर खर्चा बैठा होगा गाड़ियों का, परिवहन का, मतलब ऑल ओवर जो भी उस पर वो किया होगा, एक्सपेंडिचर किया गया होगा, तो उससे क्या हो गया, उस आलू की रेंज बढ़ गई। परंतु अगर वही आलू दिल्ली में होकर ही और फिर दिल्ली में ही बेचा जाए तो क्या हो, उस पर एक सस्ता पड़ जाता है। तो यही बात कही गई है ना कि उसके केंद्रों से दूरी बढ़ जाती है, और जिससे क्या हो जाती है, जो संचालन लाइन है ना जिसका एक तरीके से संचालित किया जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा अधिक खर्चा होता है। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में हर पॉइंट को समझाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे ना आए। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स रह जाती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि मैं उन पॉइंट्स को आपको कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन। इसमें 4 पॉइंट, इसमें आपका कि बांध मशीनों तथा अन्य उपकरणों को मिलाकर संपूर्ण संयंत्र को खड़ा करने में बहुत खर्चा होता है, और इन संयंत्रों की प्रति किलोवाट लागत तापीय शक्ति स्टेशनों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसमें आपको जैसे मैंने बताया है कि अगर बांध का निर्माण किया जाता है या फिर जो उपकरण लगाए जाते हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जल विद्युत को प्राप्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, तो उसमें जो भी लागत लगती है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें लागत लगती है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। इस कारण से ये इसका क्या है, एक माइनस पॉइंट है, इसकी हानि है, इसके नुकसान है, आप इसके नेगेटिव पॉइंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5th कि बांध पर वाटर हैमर इफेक्ट होता है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आदि से बांध टूट जाए तो यह बहुत बड़े क्षेत्र को डुबो सकता है। तो वही बात कही गई है कि जब जैसे कि जो बांध बनाए जाते हैं जिससे कि जो पानी का जो बहाव है वो क्या कर सके, सीमित किया जा सके, परंतु अगर कोई मतलब नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई, वो सॉरी भूकंप आ गया या भूस्खलन हो गया, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो जाता है, आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, तो उससे क्या होगा, बांध टूट जाएगा। और जैसे ही अगर बांध टूटता है तो फिर क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो यही बात कही है ना कि इसका ये भी एक क्या है, जिससे क्या होगा, जन हानि की संभावना बढ़ जाती है। इट मीन्स इसमें लोगों का नुकसान होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, जो प्रकृति के जो संसाधन है उनको भी नुकसान होता है, जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, एनीथिंग एल्स जो भी इस धरती पे पाया जाता है, तो उन सभी का नुकसान होता है, चाहे आपके कोई से भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए। तो इसमें यही बात कही गई है। अब देखते हैं महासागरीय ऊर्जा। अभी ओशन एनर्जी क्या होती है, तो जैसे कि इसके नेम से पता चला है कि हाँ, अगर जो जैसे आपने जल विद्युत को देखा अभी आपने, है ना, तो वैसे आपका महासागरीय ऊर्जा होगी। तो महासागरीय को क्या हो गया कि महासागरीय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके स्रोत को हम पढ़ रहे हैं ना अभी। और महासागर से उत्पन्न होने वाली लहरों, जैसा कि आपने ज्वार भाटा के बारे में पढ़ रखा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, 8th क्लास में, ठीक है। ज्वार भाटाएं हो गई, जो पानी का जो बहाव होता है बहुत ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है, या फिर धाराओं तथा महासागरीय ताप के अंतर से, या फिर जो पानी गर्म हो जाता है सूर्य की किरणों से, उसके अंदर से जो भाप निकल रहा होता है, ताप निकलता है, उसके थ्रू भी क्या होता है, एनर्जी वो होती है। तो यही बात कही गई ना कि इससे बहुत सी जो ओशन एनर्जी ना, ये जो आपकी ओशन एनर्जी ना आपको 3 तरह की मिलेगी, मैं अभी आपको नीचे पढ़ाऊंगी, ठीक है। जैसे आपको ज्वारीय ऊर्जा हो गया, तापीय ऊर्जा हो गया, इन सब टाइप की ऊर्जा आपको देखने को भी मैं बताती हूँ, ठीक है। उससे विभिन्न तकनीकों एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से महासागरीय ऊर्जा को बिजली में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ये बहुत सी टेक्निक के थ्रू, बहुत से इक्विपमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, बिजली उत्पन्न की जाती है। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आपका है ज्वारीय ऊर्जा, जो ओशन एनर्जी है ना उसी के अंदर आपका ये पॉइंट है।
तो ज्वारीय ऊर्जा जल ऊर्जा का ही दूसरा रूप होता है। अगर देखा जाए तो सेम बात वही है जो महासागरीय ऊर्जा हम पढ़ रहे हैं। तो महासागरीय ऊर्जा जल विद्युत ही तो हो गई, क्योंकि जल के माध्यम से ही तो हम बिजली वो कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। चाहे फिर आप उसको बांध बना के बिजली उत्पन्न करें, या फिर जो ज्वार भाटाएं उत्पन्न होते हैं उसके थ्रू हम बिजली उत्पन्न करें, परंतु हो तो वो जल के माध्यम से रहे। तो इसलिए कहा गया ना कि जो ज्वारीय ऊर्जा है ना, उसको हम जल ऊर्जा भी का दूसरा नाम है। एक तरह से जो जल ऊर्जा का दूसरा नाम ही ज्वारीय ऊर्जा है, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए समुद्र का उपयोग करती है। जैसे दिन में 2 बार आने वाली ज्वारीय धाराएं जनरेटर से जुड़े टरबाइनों को चलाने का काम करती है, जो हालांकि स्थिर नहीं है, फिर भी बहुत अनुमानित है। इट मीन्स ये है ना कि जो दिन में 2 बार जो ज्वारीय धाराएं का क्या होता है ना, कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका है ना, जो जो समुद्री लहरें होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके कारण ही क्या होती है ना, जो समुद्री लहरें होती हैं वो कभी ऊपर और कभी बहुत मतलब वो होती हैं, ज्वार भाटा दोनों आते रहते हैं, नीचे और ऊपर लहरें उठती रहती है काफ़ी ज़्यादा। तो उसी के थ्रू उसकी मदद से क्या होता है ना कि ज्वारीय धाराएं जनरेटर से जुड़े टरबाइनों को चलाने का काम करती हैं, जो हालांकि क्या है, स्थिर नहीं है, फिर भी क्या है, बहुत अनुमानित है। इसका मतलब यह है ना कि प्रत्येक ज्वारीय धारा के दौरान उत्पादित ऊर्जा की मात्रा अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इनमें जो भी ज्वार आता रहता है, जो भी जो लहरें हैं वो ऊपर उठती हैं, तो उसके दौरान क्या किया जाता है ना, उसको उसमें बदला जाता है, आपका बिजली के अंदर उसको रूपांतरित किया जाता है। तो यही बात क्या है ना कि इसका अनुमान लगाना मतलब आसानी से लगाया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर बिजली स्टेशन निम्न ज्वार धाराओं की भरपाई कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा तट के पास स्थित कस्बों और शहरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इस ऊर्जा का उपयोग स्थानीय आबादी के लिए बिना किसी परेशानी से किया जा सकता है। तो आप जान सकते हैं, क्योंकि अगर जनसंख्या कितनी भी होगी, परंतु जो आपकी महासागर है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी पृथ्वी किससे बनी हुई है, आदि आपकी जो पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा क्या है, 71% आपका पानी है। तो जो पानी है वो है तो बेशक खराब, हमारे पीने लायक नहीं है, परंतु इनका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को बनाने में तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए इसने ये बात कही है ना कि इसका हम है ना यूज़ मतलब स्थानीय आबादी जो है ना, इसका यूज़ बिना परेशानी के कर सकती है, कोई बाउंडेशन के बिना कर सकती है, क्योंकि इसको बनाना मतलब आपके लिए आसानी का एक तरीके से बन जाता है, आसानी से बन जाता है, और लोगों को ये प्रोवाइड हो जाएगा, चाहे जितने भी लोग क्यों ना हो, जनसंख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो। इसलिए ये बात इसने कही है। अब हम देख लेते हैं महासागरीय तरंग ऊर्जा। जैसे कि अभी आपने देखा कि वो ओशन जो महासागरीय ऊर्जा है उसमें हमने अभी देखा ज्वारीय ऊर्जा, ऐसी आपकी तरंग ऊर्जा। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपका क्या है ना कि जो तरंगीय ऊर्जा महासागरीय तरंग ऊर्जा होती है, जो महासागर में उठने वाली जो तरंगे हैं उसके उपकरणों के माध्यम से कैप्चर किया जाता है। इट मीन जो महासागर में जो तरंगे उठती रहती हैं, जो लहरें जो होती हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसके द्वारा इसको एक तरीके से बनाया जाता है, इसके माध्यम से बिजली को। तथा महासागरीय तरंगों की गतिज ऊर्जा को विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें यही बात कही गई है। नेक्स्ट है आपका समुद्री तापीय ऊर्जा, जो आपकी एक तरह महासागरीय ऊर्जा में ही जो तापीय ऊर्जा है। आपने भी अभी तक आपने क्या देखा, एक तो आपने देख लिया, एक आपने देखा अभी ज्वारीय ऊर्जा, फिर आपने देखा तरंगीय ऊर्जा, फिर आप जो तीसरा देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं आप, तापीय ऊर्जा। ये आप देख सकते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करा गया इसको। अब हम देखते हैं समुद्री तापीय ऊर्जा। जैसे ही सूर्य की रोशनी समुद्र की सतह पर पड़ती है तो क्या हो जाता है, जो सतह होती है वो गर्म हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और उसको ठंडा होने में भी उतना ही टाइम लगता है। जितनी जल्दी वो गर्म होता है उतना ही उसको ठंडे होने में भी टाइम लगता है ज़मीन की तुलना में। तो यही है ना कि ऊपरी सतह गर्म हो जाती है, जबकि जो निचली परतों का जो तापमान होता है ना वो अपेक्षाकृत कम होता है। समुद्र की ऊपरी और निचली परतों के बीच इस तापमान के अंतर का उपयोग महासागर तापीय ऊर्जा और रूपांतरण विद्युत संयंत्र के माध्यम से विद्युत उत्पादन की जाती है। इट मीन्स इसका रूपांतरण कर विद्युत ऊर्जा में बनाया जाता है। जो महासागरीय भूतापीय जो ऊर्जा होती है, भूतापीय नहीं सॉरी समुद्री तापीय जो ऊर्जा होती है उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा में जो आपका ये OTEC लिख रखा है ना, तो इसका मतलब यही है कि तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र मतलब ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, इसका मतलब ये है फुल फॉर्म। और विद्युत संयंत्र के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करने के लिए सतह और गहरे स्तरों के बीच न्यूनतम तापमान का अंतर जो होना चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मैं आपको इस लैंग्वेज में बता देती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कभी भी अगर पानी के ऊपर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो ऊपर का जो तल होता है ना, वो जो पानी का वो उसको तो गर्म कर देती है,
परंतु जो नीचे का तापमान होता है वो क्या होता है, अभी भी कम होता है। मतलब कि जो ऊपर की जो अगर आप पानी को टच करेंगे तो ऊपर से तो बहुत गर्म होगा, परंतु जो नीचे से होगा ना उसका न्यूनतम ताप होगा, मतलब इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो इसके जो अंतर है ना वो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब जाके ये क्या करेगी ना आपका जो वो है ना तापीय ऊर्जा है उसको वो विद्युत ऊर्जा में मतलब चेंज कर पाएगी। ठीक है, तो इसने यही कर रखा है, यही बात इसने इसके अंदर कही है। अब हम इसके लाभ और हानि को देख लेते हैं। तो जो ये महासागरीय तरंग ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा मुक्त और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। जो महासागरीय जो तरंग ऊर्जा है और जो ज्वारीय ऊर्जा है ये कैसी है, एक तरीके से बहुत स्वच्छ ऊर्जा होती है। और महासागरीय प्रणालियों द्वारा विद्युत के उत्पादन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन नहीं होता। इससे कोई भी CO2 रिलीज नहीं होती, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, जिससे यह क्या करे, पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। ठीक है, ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, इसलिए इसका ये एक प्रॉफिट है, प्लस पॉइंट है। ऊर्जा ग्रहण और रूपांतरण तंत्र से तट रेखा की रक्षा करने में भी मदद हो जाती है। विद्युत का निरंतर उत्पादन होता है क्योंकि ज्वार एक दिन में के 24 घंटे और वर्ष के 365 दिन क्या रहता है, सक्रिय रहता है। तो यही बात कही गई है कि ये 24 घंटे सक्रिय, मतलब एक दिन जो हर दिन होता है आपका वो हमेशा सक्रिय रहता है। जो साल के पूरे 365 दिन होते हैं ना उसमें जो ज्वार और जो भाटा है वो हमेशा आता रहता है, इसलिए जो महासागरीय जो ऊर्जा है वो हमेशा क्या रहती है, बनी रहती है। तो इसका ये एक प्लस पॉइंट है कि क्या नहीं है, कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो यही बात तो कही गई है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पढ़ रहे हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, जो कभी क्या ना हो, समाप्त ना हो, और इसको क्या कहा जा सके, दोबारा से बनाया इजीली जा सके, ये समाप्त कभी नहीं होती। तो इसके अंदर इसी को इसलिए रखा गया है, और यही बात इसके अंदर कही भी है। अगर इसके प्लस पॉइंट में अगर आपको लिखना होगा तो आप हर एक उसके जो आपके भी मैंने जितने भी अपनी वो पढ़ाए, चाहे आपके पवन ऊर्जा हो गई या फिर जल विद्युत ऊर्जा हो गई, तो इन सब में आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ये आपका एक तरीके से हर पॉइंट में काम करेगा कि ये क्या है, ये ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी, निरंतर इसका उत्पादन होता रहेगा। ये इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके नुकसान को हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर यही है ना कि यह वन्य जीव आवासों के विस्थापन का कारण बनता है, और ज्वरीय बैराज के निर्माण से ज्वर के आने और जाने पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश का खतरा पैदा हो जाता है। तो ये एक तरीके से जो ज्वर आता जाता रहता है ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी नुकसानदायक थोड़ा होता है। और ज्वारीय बैराज में लगी जो टरबाइनों से गुजरने वाली जो प्रवासी मछली होती हैं वो भी मर जाते हैं बेचारी। जो इसके टरबाइन जो लगे रहते हैं, जो भी षड्यंत्र के थ्रू ही, तो कोई ना कोई इक्विपमेंट्स तो होगा ना जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जल विद्युत हो गया या फिर महासागरीय भूतापीय ऊर्जा हो गई या फिर महासागरीय तापीय ऊर्जा हो गई, तो इन सबको हम किस में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। कोई ना कोई इक्विपमेंट्स लगा होगा, तो उस इक्विपमेंट्स के कारण क्या होता है ना, उस उपकरण के कारण, उस टरबाइन से वो क्या होता है ना, गुजरती हैं, तो जो मछलियाँ होती हैं ना वो उनकी प्रजाति क्या होती है, मर जाती हैं मछलियाँ। और प्रवासों से ऊर्जा का दोहन केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां उपयुक्त तरंग गति या ज्वारीय प्रवाह हो। इट मीन्स महासागर में भी यही कंडीशन है। जैसे कि आपने पवन ऊर्जा में देखा था कि जहाँ पे पवन ज़्यादा हो, या फिर जल विद्युत ऊर्जा में देखा था कि जहाँ पर जल की जो धाराएं हैं वो तेज हो, और इसमें महासागरीय ऊर्जा में भी हम यही देख रहे हैं कि जहाँ पर क्या हो, जो तरंग की गति हो वो उच्च हो, और जो ज्वारी है वो हमेशा मतलब वहाँ पे निरंतर रहे, इसलिए इनका अंतर्देशीय उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन ज्वार भाटे के दौरान ही किया जाता है। इट मीन्स इसमें हम ऊर्जा का उत्पादन तभी कर सकते हैं, ऊर्जा को तभी बना सकते हैं, ऊर्जा को तभी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब क्या हो, ज्वार भाटा हो। तो इसमें यही है। मैं आपको ये लैंग्वेज है ना थोड़ी डिफरेंट करके जानबूझ के बोलते हैं, जैसे ऊर्जा का उत्पादन कहीं पे हो जाए, या फिर ऊर्जा को बनाना, या ऊर्जा का एक तरीके से प्रोड्यूस करना, इस टाइप से आपको ये टर्म्स यूज देखने को मिल सकती हैं। और आपके दिमाग में ये इसलिए मैं बात बोलती हूँ कि हाँ ये आपके दिमाग में एक तरीके से बिल्कुल बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक लागत अधिक है क्योंकि बैराज सिस्टम में लगे जो उपकरण होते हैं वो लवण प्रतिरोधी होने चाहिए, तभी तो महासागर में वो काम करेंगे ना। क्योंकि महासागर में तो अगर मान लो कि लोहे की कोई चीज़ लगा दी तो उसमें तो जंग खा के खराब हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया है ना कि इसमें जो उपकरण लगे होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, लवण प्रतिरोध की। मतलब ये नहीं कि जो नमक है, जो खारा पानी होता है जैसे कि आप जानते हैं महासागर का, तो उसके कारण जो इक्विपमेंट्स है, जो बैराज लगे होंगे वो ख़राब हो जाए। तो इस टाइप के सिस्टमों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो उसमें पहली लागत आती है, मतलब पहले में जो इसको लगाने में जो लागत आती है उसमें जो होता है ये खर्चा बहुत ज़्यादा बैठाता है। अब नेक्स्ट है इसकी हानि में कि जिन चैनलों पर बैराज बनाया गया है उनके माध्यम से बड़े समुद्री जानवरों और जहाज़ों की आवाजाही बाधित होती है। नेक्स्ट है तूफान के दौरान अत्यधिक
तीव्रता वाली लहरें उत्पन्न होती हैं। तो इस कारण से क्या होता है, एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर आने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बाढ़ ये सब आ जाती है। तो इसके ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हानियां हम इसे कह सकते हैं। अब हम देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या है, जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है, भू मतलब जमीन, ताप मतलब गर्म, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, ऊर्जा का बनाएंगे कि मतलब कि जो ज़मीनें गर्म हो जाती है, जो सूर्य की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है, तो आप देखते हैं ना गर्मियों में क्या हाल हो जाता है, आप विदाउट स्लीपर्स आप अपने पैर छत पे नहीं चल सकते, क्योंकि जो छत होती है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो यही बात कही गई है कि इसी का यूज़ करके ना इससे भी एनर्जी बनाई जाती है। अब वो कैसे बनाई जाएगी, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, और इस ऊष्मा का उपयोग नहाने, इमारतों को गर्म करने और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इट मीन्स आपका चाहे इमारतों को गर्म करना हो, जो मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो भी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है उसमें भी, या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करना हो, तो इन सब में इस भूतापीय ऊर्जा का यूज़ होता है। भूतापीय संसाधन पृथ्वी की सतह के नीचे विभिन्न तापमानों और गहराई पर गर्म पानी के भंडार हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके भूतापीय ऊर्जा के लाभ और हानि। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपका भूतापीय ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे कोई भी CO2 ये सब मतलब इतना मतलब नुकसानदायक नहीं होता ये। और भूतापीय ऊर्जा जो अक्षय है, मतलब अक्षय मतलब क्या होता है कि ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये क्या है, ऊर्जा का एक विश्वसनीय स्रोत है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। ऐसे इसके नुकसान भी हम साथ साथ में देख लेते हैं कि भूतापीय ऊर्जा के निष्कर्षण से ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है, क्योंकि जो जैसे जमीन गर्म होती है तो उसके कारण क्या होता है ना कि जैसे कि वैसे तो ये है कि पर्यावरण के लिए अच्छा है, परंतु कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ कितनी भी क्यों ना अच्छी हो, परंतु एक ना एक चीज़ उसमें बुराई होती ही होती है, चाहे कोई पर्सन हो या चाहे कोई भी हो, या फिर कोई प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, वो पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। तो यही बात सेम कही गई है ना कि इसमें क्या है ना कि बेशक ही पर्यावरण के लिए अच्छा है, भूतापीय जो ऊर्जा है वो इतना ज़्यादा वो नहीं करती, मतलब कि ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकालती, परंतु कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत इसके जो एंडिंग जो होता है निष्कर्षण में ना क्या होता है ना कि ग्रीन हाउस उत्सर्जित होती है, जो CO2 गैस है वो थोड़ी बहुत रिलीज हो जाती है। तो इसलिए इसको दूषित भी कहा गया है, साथ साथ इसको अच्छा भी कहा गया है और दूषित भी कहा गया है। तो आप समझ चुके होंगे कि किस टाइप से अभी हमने देखा कि महासागरीय ऊर्जा हो गई या फिर आपकी जो पवन ऊर्जा हो गई, तो इन सब में ना आप देखेंगे ना तो ये पूरी तरह से स्वच्छ होती है, इसके अंदर अच्छा स्रोत कहा गया है, परंतु ये नहीं कहा गया कि ये स्वच्छ स्रोत है। आपने ये ज़रूर वर्ड यूज़ किया देखा होगा, अभी मैंने आपको पवन ऊर्जा का पढ़ाया या फिर जल ऊर्जा का पढ़ाया या फिर महासागरीय ऊर्जा का पढ़ाया, इसमें अभी आपने देखा कि हाँ ये पर्यावरण के लिए स्वच्छ है, परंतु इसमें ये बात नहीं कही गई है, बस ये बोला है कि पर्यावरण के लिए अच्छा है, परंतु कहाँ तक अच्छा है ये तो हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। उसमें ताकि कहीं भी CO2 रिलीज़ नहीं हो रही थी, मतलब ग्रीन हाउस जो गैस थी वो रिलीज़ नहीं हो रही थी, परंतु इसमें क्या होता है ना कि इसके निष्कर्षण से ना ग्रीन हाउस गैस जो है वो उत्पादित होती है। नेक्स्ट इसकी हानि है कि भू तापीय स्रोतों में ह्रास की संभावनाएं होती है। जितने भी भूताप के जो स्रोत हैं इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ह्रास होता है, डेप्रिशिएशन होता है। अब इसके लाभ देख लेते हैं भूतापीय ऊर्जा के कि प्रणालियों में उच्च दक्षता होती है, जो भी चीज़ें हैं उसकी एक तरीके से स्किल होता है उसमें, और भूतापीय प्रणाली के लिए उच्च लागत वाले निवेश की आवश्यकता होती है। इस कारण से इसका ये माइनस पॉइंट है और ये इसका प्लस पॉइंट है। इट मीन्स इसके अंदर जो जितने भी वो होते हैं वो बिल्कुल स्किल बिल्कुल डेस्ट्रस होते हैं, और इसमें क्या है, इसमें कम ज़्यादा लागत होती है, इस कारण से ये हानि है इसकी। नेक्स्ट है इसके लाभ में कि कोई बहुत कम भूतापीय प्रणाली रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती। इट मीन्स इतनी ज़्यादा आपको केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ बहुत चीज़ों को जो जैसे सामान होते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत है, इसमें ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है इसकी हानि में कि बड़े शहरों में भूतापीय प्रणाली को लागू करना कठिन होता है, कि अगर बड़े शहरों में देखा जाए तो इसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखते हैं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब खुला प्लेस भी नहीं मिलता, और प्लस क्या नहीं होता वहाँ पर इस चीज़ को गेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके ये इसकी हानि है। नेक्स्ट इसके भूतापीय ऊर्जा की लाभ है कि ये क्या है, ये असीमित आपूर्ति है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भू का ताप है वो तो हमेशा बना रहेगा, जो ज़मीन का जो ताप है वो हमेशा रहेगा ही, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इसी कारण तो हमने इसको किसके अंदर रख रखा है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में रख रखा है। और मैंने आपको ये बात भी कही कि आप ये पॉइंट हर जगह अपना सकते हैं, मतलब जितने भी मैंने आपको स्रोत पढ़ाए उसमें अगर आपको लाभ के अंदर ये पॉइंट आप ज़रूर ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये क्या है, ये कभी मतलब ये असीमित है, ये समाप्त नहीं हो सकती। इसमें जो मतलब जो भी आपको मैंने अभी पॉइंट्स बताए तो ये सब आप लिख सकते हैं इसके अंदर।
ये तो बहुत मतलब आपका कॉमन पॉइंट हो गया कि ये कैसी है, इसकी आपूर्ति असीमित है और ये समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट इसका वो हानि हो गया कि भूतापीय जलाशय आसानी से नहीं मिल सकते। इट मीन्स ये इतनी आसानी से प्रोवाइड नहीं हो पाते, जिस कारण से इसकी ये क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। अब हम देखते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का, मतलब ऊर्जा के स्रोत जो आपकी अनवीकरणीय संसाधन है उसके क्या क्या स्रोत हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन के स्रोत ये सब हमने जाना है और उसके लाभ और हानियों के बारे में भी हमने देखा। परंतु अब क्या देखेंगे हम, गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। आपको मैं पहले बता देती हूँ कि इसमें आपके क्या क्या आ जाता है। एक तो आपका कोयला आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, प्राकृतिक गैसें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो कि क्या समाप्त हो जाते हैं और जिसको प्राप्त करना क्या है, बहुत मुश्किल है। जैसे आपका कोयला है, अगर वो एक बार समाप्त हो गया, अगर जो जनता है वो इसको कंटिन्यूटी वे में यूज़ करती रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और फिर इसको बनने में कम से कम करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया है ना कि ये कैसे हैं, कि दोबारा से प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये एक तरीके से ये सीमित होते हैं, ये असीमित नहीं होते, ये सीमित होते हैं, बाउंडेशन में होते हैं। अब हम इसके स्रोतों को अच्छे से देखते हैं। तो इसमें मैंने आपको डेफिनेशन भी लिख रखी है कि ऐसा ऊर्जा संसाधन जिनके भंडार पृथ्वी पर क्या होते हैं, सीमित होते हैं, तथा जिनका प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनरुत्थान नहीं किया जा हो सकता। क्योंकि ये हमें नेचर के थ्रू नहीं मिलते, मतलब नेचर के थ्रू मिलते भी हैं। जैसे कोयला हो गया तो वो आपको बहुत अरबों करोड़ों साल लग जाते हैं, बहुत टाइम पीरियड लगता है उसमें। तो इसलिए इसको कहा गया ना कि इसका जो वो है ना भंडार है वो सीमित होता है और इसको दोबारा से जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा हम इसको पुनरुत्थान नहीं कर सकते, दोबारा से उत्पादन इसका नहीं कर सकते। गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन इसी को हम कहते हैं। सीमित मात्रा तथा अनियंत्रित उपयोग के कारण ये संसाधन धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। इट मीन जो इसकी सीमित मात्रा है और जो लोग हैं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका यूज़ क्या हो रहा है, इसका यूज़ अनियंत्रित उपयोग हो रहा है। तो इसके कारण है ना एक तरीके से ये संसाधन है ना खत्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये संसाधन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी प्रकृति अचक्रीय है, मतलब अचक्रीय मतलब कि इसको दोबारा से रिसाइकल करके दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात इनका पूर्ण भरण नहीं किया जा सकता। यही मतलब है आयचक्रिय का कि इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा कि नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल भी देखा है अनवीकरणीय संसाधन का कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, नाभिकीय ऊर्जा हो गई। तो अब हम इन्हीं को विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरण क्षति देखने को मिलती है, इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए ये देखा गया ना, आपने देख रहे हैं आप कि जो अनवीकरणीय संसाधन है ये एक तरीके से समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण से ना इसके वैकल्पिक मतलब मान लीजिए वैकल्पिक स्रोत का मतलब ये होता है ना, जो ये वैकल्पिक स्रोत का मतलब होता है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गया। अब जो चाय है वो खत्म होती जा रही है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, जो मनुष्य है वो कॉफ़ी को चाय की तरह यूज़ कर सकता है ना। मतलब कि जैसे चाय को पीकर हमें एनर्जी फील होती है, सुबह सुबह उठते हैं तो उसकी जगह उसके वैकल्पिक, उसके ऑप्शनल में, उसके अल्टरनेटिव चॉइस में हम चाय को कॉफ़ी को रख सकते हैं। तो यही कहा गया है ना कि इन संसाधनों का भी हमें क्या करना चाहिए, वैकल्पिक स्रोत, इसलिए इसका महत्वपूर्ण हो गया है तथा प्रासंगिक मतलब होता है ज़रूरी हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, जैसे कार्यों से विद्युत उत्पादन से पर्यावरण में हानिकारक गैसों की सांद्रता बढ़ती है, जिससे मानव तथा अन्य जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यही बात इसके अंदर कही गई है, क्योंकि जो ये है आपकी अनवीकरणीय संसाधन है, इससे बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब इससे बहुत सी जो रासायनिक जो गैसें होती हैं वो निकलती हैं और ये हमारे पर्यावरण के लिए दूषित होती हैं। तो अब हम इनको पढ़ते हैं एक एक करके। जैसे इसमें फर्स्ट आपका आ गया कोयला। ठीक है, तो जो कोयला है वो क्या है, बहुत तायत मात्रा में पाया जाने वाला गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, या गैर नवीकरणीय बोल दीजिए या फिर अनवीकरणीय वो बोल दीजिए स्रोत। ठीक है, तो ये क्योंकि दोबारा से इसको बनाना बहुत टाइम लगता है, इसको बनने में, मतलब बनाने का तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप अभी जिंदा है ना, अगर इसको भी बनाने के लिए रखा तो ये बहुत टाइम के बाद बन के तैयार होगा। ये अभी आपको तुरंत नहीं प्राप्त हो सकता, जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, या फिर जो अभी आपने जल विद्युत ऊर्जा पढ़ा, तो ये सब इस टाइप की नहीं ऊर्जा होती है, इसको प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इसको कहा क्या गया है कि इसका जो भंडारण है वो सीमित है। ठीक है, कोयले से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है जिसकी गुणवत्ता इसमें उपस्थित
कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। इट मीन्स कोयले की गुणवत्ता उसी पर डिपेंड करती है जिसके अंदर जैसे क्या है, कार्बन की कितनी मात्रा उपस्थित है, इसी पर डिपेंड करती है। लिग्नाइट में 40 से 55% कार्बन होता है। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि कोयले के कितने प्रकार है, उसके अंदर मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जैसे इसमें लिख रखा है कि जो लिग्नाइट है उसमें 40 से 55% कार्बन होता है, बिटुमिन्स होता है उसमें 55 से 80% कार्बन होता है, और जो एंथ्राइस्ट होता है उसमें 80 से 95% कार्बन उपस्थिति होती है। और जो उत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है ना, वो आपका कौन सा होता है, एंथ्राइस्ट होता है। ठीक है, ये जो लिख रखा है ना एंथ्राइस्ट, ये आपके उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। इसके बाद आप इसका जो बिटुमेंस है वो आपका द्वितीय श्रेणी का होता है, और ऐसे ही फिर लिग्नाइट होता है वो आपका तृतीय श्रेणी का। और सबसे खराब कोयला जो होता है जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित वायु होती है, वो आपका हो जाता है पीट, उसका नाम होता है पीट। ठीक है, इसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा, मैंने आपको नीचे पॉइंट को ऐड कर रखा है। तो यही बात कही गई कि जो कोयला होता है वो बहुत मतलब सस्ता भी मिलता है, प्लस ये जो क्या है, ये ऊर्जा का बहुत ज़्यादा अच्छा स्रोत कहा गया है। और भारत में छोटा नागपुर पठार कोयले की प्रचुरता वाला क्षेत्र है। जो आपका छोटा नागपुर जो पठार है, वो वहाँ पर कोयले की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, जिसके अंतर्गत रानीगंज आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल, झरिया हो गया, धनबाद हो गया जैसे झारखंड। ठीक है, झारखंड भी कोयले की खदान इसमें बहुत ज़्यादा होती है झारखंड के अंदर, तथा जो बोकारो आदि क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये धनबाद तो बहुत ज़्यादा फेमस है कोयले के लिए। ठीक है, यही बात इसके अंदर कही गई है। विश्व में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन चीन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया द्वारा किया जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है चीन, ये सब 5 जो देश हैं वो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करते हैं। जो चीन है वो उसका है कोयले का। ठीक है, अब हम देखते हैं कोयले के प्रकार। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार हैं। फर्स्ट आपका एंथ्राइस्ट आ जाता है। आप इसको ना याद इस टाइप से कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ए से एंथ्राइस्ट हो गया, बी से बिटुमिन्स हो गया। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं कि सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है। एंथ्राइस्ट में कार्बन वजन के हिसाब से 86 से 98% के बीच में होता है। इट में जो कार्बन की मात्रा पे तो कोयले की उत्तम श्रेणी का पता चलता है ना, जिसमें कार्बन की जितनी मात्रा होगी वो कोयला उतना ही ज़्यादा उत्तम श्रेणी का होगा। तो इसके अंदर यही बात कही है कि इसके अंदर वो 85 से 85 से 95% के बीच में इसके अंदर मात्रा पाई जाती है वो उसकी क्या कहते हैं आपके कार्बन की। नेक्स्ट है आपका बिटुमिन्स। बिटुमिन्स में आपके कितने 70 से 80 के बीच में वो पाई जाती है। ये आपका है ना हर उसमें वैरी करता है, कहीं ये मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ, ये हर उसमें वैरी करता है कि कितनी कितने परसेंटेज लिखा गया है। तो ये आपका कुछ अप्रोक्स है, आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू ना मानकर चले, ये आपका अप्रोक्सीमेट में है कि हाँ ये आपका 70 से 86% तक हो सकता है। ऐसे आपका उप बिटुमेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो उप बिटुमेंस मतलब इसके बाद का जो हो जाता है, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है कम लेकिन पानी अधिक होता है, इसलिए ऊष्मा का कम कुशल स्रोत माना जाता है इसमें। इसलिए इसको क्या कहा गया है, एक तरीके से ये अच्छा स्रोत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है ना, इस कोयले के अंदर पानी की ज़्यादा अधिकता होती है कंपेरिजन टू कार्बन की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट इसमें भार के अनुसार 70% पानी होता है, और यह किसी भी अन्य प्रकार के कोयलों की तुलना में अधिक प्रदूषण उत्सर्जित करता है। इट मीन्स जो अदर प्रकार का जो जितने भी कोयले होते हैं उसके कंपैरिजन में जो ये है लिग्नाइट आपका वो है ज़्यादा प्रदूषित होता है। जैसे आपका एंथ्राइस्ट हो गया ना, उसमें तो आपको ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, प्रदूषण नहीं फैलाएगा वो आपका एंथ्राइस्ट जो कोयला हो गया आपका जो फर्स्ट टाइप का जो कोयला है, और ऐसे बिटुमेंस भी। परंतु जो लिग्नाइट हो जाता है और जो आपका पीट हो जाता है, लिग्नाइट इसके अंदर लिखा नहीं है मैंने, परंतु जो पीट हो जाता है ये आपका चौथे टाइप का कोयला होता है, जिसके अंदर 30 से 40% तक के बीच में कोयला मतलब वो कार्बन की मात्रा होती है। अब हम देख रहे हैं कि कोयले के क्या क्या फ़ायदे हैं और कोयले के क्या क्या नुकसान हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोयला एक रेडीमेड आजमाया और परखा हुआ ईंधन होता है। इट मीन्स आप इसको इतने रेडीमेड मतलब कि आपको ये बना बनाया एक तरीके से मिल जाता है, आप इसको जलाएंगे तो बहुत अच्छा जलता भी है कोयला। अगर आपने मार्केट से जलाकर ठंडियों में जलाया होगा तो आप ज़रूर देख सकते हैं कि कोयला कितनी अच्छी मतलब आग को उत्पन्न करता है, और ये हमारे द्वारा परखा हुआ होता है, एक तरीके से हमने इसको आजमा रखा होता है। इसे खदान से निकालने और ऊर्जा में परिवर्तित करने की लागत अपेक्षाकृत क्या होती है, सस्ती होती है। इसको ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, उसमें जो लागत आती है, जो उसका कॉस्ट आता है, उसका जो एक्सपेंस आता है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम पड़ता है। तो इसका ये एक फ़ायदा है। नेक्स्ट है कि कोयला पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में है। तेल या गैस की तुलना में कोयले की आपूर्ति बहुत अधिक समय तक चलेगा। तो यही है कि तेल और गैस की तुलना में ना
जो आपका कोयला है वो बहुत अधिक मात्रा तक चलता है और इसकी जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में है। बेशक हम इसको कहते हैं कि सीमित है, परंतु क्यों सीमित कहा गया है? क्योंकि इसको दोबारा से बना पाना, इसको दोबारा से प्राप्त करना पाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है आपका कि एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में विद्युत पैदा करने की क्षमता कोयले में है, कि मतलब कि बहुत ज़्यादा ये मात्रा में वो कर देता है, ऊर्जा को उत्पादित कर देता है, ऊर्जा विद्युत को पैदा कर सकता है। कोयले का ऊष्मीयमान अधिक होता है। इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। पूरी दुनिया को ऊर्जा आपूर्ति करने की विशाल क्षमता कोयले के पास होती है। तो सबसे ज़्यादा एक तरीके का कोयला हो ना, अगर हमारे धरती पे बहुत ज़्यादा कोयले की मात्रा हो, तो ये एक ऐसी ही चीज़ है ना जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा हम तौर पे एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं, एनर्जी उत्पादित कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचना पूरी तरह से विकसित है। तरल या गैसीय जीवाश्म ईंधन का परिवहन आसानी से संभव है। विद्युत का उत्पादन एक साधारण दहन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। कोयला अन्य ईंधनी की तुलना में अधिक स्थिर प्रकृति के होते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा की तुलना में कोयला एक सस्ता स्रोत है। इट मीन जो आपने भी पढ़ा गैर परंपरागत, क्योंकि क्या है ये पुराने टाइम से इसका यूज़ जो लोग होते हैं वो करते आ रहे हैं। तो यही बात कही है ना कि ये हमारा जो कोयला होता है ना वो क्या होता है, परंपरागत होता है। परंपरागत का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे कि इसका नाम से पता चला कि परंपरागत मतलब पुराना। इट मीन जो पुराने समय से जो यूज़ होता आ रहा है, जिन संसाधनों का यूज़ करते आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, ऊर्जा परंपरागत संसाधन कहते हैं। परंतु ये क्या है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा की तुलना में क्या है, जो कोयला है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है। इट मीन जो आज के टाइम पे हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब यूज़ देखते हैं, तो ये सब क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा पर बैठता है। आपने अभी ज़रूर इसके लाभ और हानियों में देखा था कि सौर ऊर्जा में भी जो सौर पैनल होते हैं ये सब लगाने का इसका बजट जो होता है, जो लागत होती है वो बहुत ज़्यादा बैठती है। परंतु जो कोयला है वो कैसा है, वो कैसा संसाधन है, वो बहुत सस्ता संसाधन है। इसलिए ये पॉइंट लास्ट में लिखा गया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा की तुलना में क्या है, जो कोयला है वो सस्ता होता है। अब हम कोयले के नुकसान को भी देख लेते हैं कि आखिर में जो कोयला है उसकी क्या क्या हानि है, उसके क्या क्या माइनस पॉइंट है। तो फर्स्टली तो यही है कि अत्यधिक दोहन के कारण उनकी काफ़ी कमी हुई है। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, कोयले का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसके कारण क्या है, जो इसका दोहन अत्यधिक होता जा रहा है और जो इसकी मात्रा है वो भी क्या होती जा रही है, सीमित होती जा रही है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो करता है, ये उत्पादित करता है, उत्सर्जित करता है, जिसके कारण जो हमारी वायु है वो प्रदूषित होती है, जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। तो इसके अंदर ये इसका माइनस पॉइंट है। और खदान से कोयला निकालने से पारिस्थितिक संतुलन को खतरा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पोल्यूशन, जो पर्यावरण हमारा जो दूषित होगा, तो उसके कारण जो हमारा पारितंत्र है, अगर जो आपने क्लास सेकंड या क्लास फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया है पारितंत्र क्या होता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ज़रूर इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि वो भी क्या हो रहा है, वो भी नष्ट होता जा रहा है। क्योंकि जो पारितंत्र क्या है, आपस में जो सभी जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, एक दूसरे के साथ अंतर संबंध होते हैं, मतलब से एक तरह रिलेशंस होता है उनमें आपस में। जैसे कि आप ही मनुष्य को देखते हैं, माता पिता और फिर उनके बच्चे, ये सब होते हैं ना, जो दादा फिर पापा फिर उनके बच्चे। इसी टाइप से जो जानवर होते हैं उनमें भी तो आपस में अंतर संबंध क्रिया होती है ना। इसमें जो जानवर होते हैं वो भी तो आपस में जुड़े हुए रहते हैं ना, कि मान लीजिए जो बिल्ली है वो चूहे पे आश्रित है, जो चूहा है वो अलग चीज़ों पे आश्रित होता है। जैसे कि जो शेर है वो शेर किसको खाएगा, जो आपकी हिरन भेड़ बकरियां ये सब को खाएगा। फिर जो बकरियां होती हैं वो क्या खाती हैं, वो घास वास खाती हैं। तो ये आपस में क्या है, आपस में अंतर संबंध होती हैं। तो इसी को कहा है ना कि अगर जैसे कि ज़्यादा खदान कोयले से निकलने वाली जो पारिस्थितिक जो खतरा है ना, मीन्स जो पोल्यूशन होता है उसके कारण जो पारिस्थितिक तंत्र है वो खतरा उसको होता है, और भूकंप का कारण भी हो सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जितनी मात्रा CO2 की बढ़ेगी, उसके कारण बाढ़, सुनामी, जैसे ग्लेशियर से गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो ये सब खतरे देखने को मिलते हैं। इसके ये क्या है, माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट, जीवाश्म ईंधन के बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसके कारण इसलिए क्या कहा गया है, इसको सीमित मात्रा इसकी कही गई है, इसलिए इसको क्या किस में रखा गया है, अनवीकरणीय संसाधनों में रखा गया है। किसके अंदर, अनवीकरणीय, जिसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसकी मात्रा क्या है, सीमित है। नेक्स्ट आपका
कि कोयला जलाने में से ग्रीन हाउस गैस सहित अन्य वायुमंडल प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा भी कि ग्रीन हाउस तो गैस उत्पादित होती है, मतलब CO2 रिलीज होती है, साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें भी प्रदूषित मतलब उत्सर्जित होती हैं, जिससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और गर्मी बढ़ती है। तो क्या होगा, फिर ग्लेशियर से जो बर्फ़ होती है वो पिघलेगी, फिर जब वो पिघलेगी तो क्या होगा, फिर बाढ़ आएगी। तो ये एक तरीके से सारी जितनी भी प्राकृतिक जो क्रियाएं होती हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो इसलिए कहा गया ना कि ये क्या हो जाएंगी, फिर जो पारिस्थितिक जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। कोयले की सीमित आपूर्ति होती है, जैसे कि आपको पता ही है, क्योंकि ये क्या नहीं है, इसको दोबारा से बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम समय हो जाएगा। पर्यावरणीय रूप से कोयले के खनन से भूमि के विस्तृत क्षेत्रों का विनाश होता है और कोयला श्रमिक अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। जो कोयले के खदान में जो काम करते हैं ना श्रमिक, उनमें अगर आप देखेंगे तो बहुत उनको जो आप उनके फेफड़ों में ना बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है, जो जिसके अंदर भी जो भी व्यक्ति काम करता है ना, उसको बहुत सी बीमारियां भी जाती हैं, उनको सांस लेने की दमा, ये सब बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए कहा गया ना कि ये इसके अंदर जो भी श्रमिक काम करते हैं वो अपने जीवन को एक तरीके से खतरे में डालकर ही काम करते हैं। इस जीवाश्म ईंधन का खनन करते हैं। कोयला खनन को दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक माना जाता है। मतलब जो कोयले की खान में जो काम करते हैं श्रमिक, उनकी जो जीवन जो होता है ना, एक तरीके से आप देख उनकी शरीर में बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं, चाहे दमा हो गया, उनके फेफड़ों में सांस लेने में उनको प्रॉब्लम, या एनीथिंग एज जो भी उनकी कैंसर, ये सारे है ना जो भी कोयले के अंदर जो काम करते हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्योंकि जो कोयले के खनन जो उसके अंदर वो निकलता है ना, जो धूल मिट्टी जो उड़ती है कोयले की खदानों में, उसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए कहा गया है ना कि दुनिया में की सबसे खतरनाक नौकरियों में से इसको माना जाता है। नेक्स्ट इसके अब आपने देख लिया कि कोयले के क्या क्या नुकसान है। ये अभी हमने इसका फर्स्ट आपका अनवीकरणीय संसाधन के स्रोत में हमने फर्स्ट इसका पढ़ा, कोयला ऊर्जा के संसाधन में, ठीक है। नेक्स्ट है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में पेट्रोलियम। अब पेट्रोल क्या है, पेट्रोलियम हाइड्रोजन तथा कार्बन का यौगिक होता है। इट मीन्स इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, पेट्रोल बना होता है। यह अवसादी शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। पेट्रोलियम को तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों से निकाला जाता है और तत्पश्चात इसका परिष्करण किया जाता है, मतलब इसको रिफाइन किया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, मोम, प्लास्टिक आदि इसी टाइप से बनते हैं। जो होता है ना पेट्रोलियम, आपने ज़रूर जैसे वैसलीन के ऊपर भी कई बार सुन रखा होगा कि पेट्रोलियम जेली, जो आप जैसे वैसलीन ये सब यूज़ करते हैं, तो ये भी कुछ पेट्रोलियम जेली इस टाइप से ही बनी रहती है। तो ये किसके जैसे बनी जाती है, ये परिष्कृत इसको किया जाता है, इसका मतलब इसको रिफाइन किया जाता है, उसके बाद उसको बनाया जाता है। तो इसमें यही तो करा गया ना कि तत्पश्चात इसका परिष्करण किया जाता है और इससे विभिन्न प्रकार के क्या किया जाता है, उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक आदि, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और रूस, ईरान, इन सब में जो पेट्रोल है इसका उत्पादक ये बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं। ये सारे क्षेत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल का उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड आपका हो जाता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैसेस। अब इनके बारे में हम देखते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का थर्ड आपका, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत में। तो प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है, जिसमें मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। इट मीन्स जो इसके अंदर प्राइमर जो गैस होती है वो आपकी मीथेन गैस होती है। जो ये क्या है, जो प्राकृतिक गैस है वो आपका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और यह गैस प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, जिसे पंचकरण प्रक्रिया के पश्चात पेट्रोलियम से अलग किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा था, अभी पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, तो उसका क्या किया जाता है, परिष्करण किया जाता है, मतलब कि उसको रिफाइन किया जाता है, उसको अच्छे से एक तरीके से छाना जाता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट एक तरीके से उसको अलग करके वो करा जाता है ना। तो यही जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम गैस के साथ ही पाई जाती है, जिसे क्या किया जाता है, पेट्रोलियम से अलग किया जाता है। तो ये वाला इस टाइप का पेट्रोल होता है जिसको जो परिष्करण है उसके थ्रू अलग किया जाता है। और आपने देखा भी था कि हाँ, जो पेट्रोल है उसके थ्रू डीजल, तो आपकी ये सब जो हैं वो चीज़ें बनती हैं। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा है कि मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, मोम हो गई, प्लास्टिक हो गई, तो ये इसके द्वारा ही बनाई जाती है, पेट्रोलियम के द्वारा ही। तो इसके अंदर हमने यही देखा कि ये जो ये है जो प्राकृतिक गैस है वो आपकी वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है। इसके अंदर आपकी जो मीथेन गैस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये जो आपका पेट्रोल है, पेट्रोलियम का जब परिष्करण किया जाता है तो उसके थ्रू जो पेट्रोल प्राप्त होता है, पेट्रोलियम, वो उसके साथ इस तरीके से ये पाई जाती है प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उच्च ऊष्मीयमान
तथा नगण्य प्रदूषण के कारण प्राकृतिक गैस एक उत्तम घरेलू ईंधन है। इट मीन्स इसके अंदर जो प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण की जो मात्रा होती है इसके द्वारा, वो एक तरीके से नेग्लिजिबल होती है, मतलब जीरो मात्रा में होती है, नगण्य होती है। और बहुत ज़्यादा इसमें ऊष्मीय मान भी होता है, मतलब कि इसका जो ऊष्मा का जो मान होता है, जो इससे हीट मिलती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। इस कारण जो प्राकृतिक गैस है ना, इसको एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है घरेलू ईंधन के रूप में। जैसे पाइपलाइनों के माध्यम से लंबी दूरी तक इसका परिवहन किया जाता है। प्राकृतिक गैस है ना, दो टाइप की पाई जाती है। एक तो आपकी सीएनजी हो जाती है, ठीक है, और एक आपकी हो जाती है जो आपकी एलपीजी होती है या एलएनजी, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम देखते हैं। पहले हम सीएनजी गैस के बारे में देख लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है, या एग्जाम में बहुत, अगर आपने छोटी क्लास के एग्जाम में दिया होगा तो इससे एग्जाम में बहुत 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका कि सीएनजी का मतलब क्या होता है, सीएनजी का मतलब पूरा शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इसका मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अभी होती क्या है, ये सामान्य वायु दाब प्राकृतिक गैस के बराबर आयतन घेरती है और इस आयतन के लगभग प्रतिशत तक संपीड़ित करके इसको क्या किया जाता है, सीएनजी का निर्माण इससे किया जाता है। इट मीन्स जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है ना, इसको बहुत ज़्यादा संपीड़ित किया, इसको कंप्रेस्ड किया जाता है और फिर इस गैस का निर्माण किया जाता है, जो आपकी सीएनजी गैस है। सीएनजी सामान्य प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल होती है। आपने ज़रूर सुन रखा है कि आजकल जो बाइक्स वाइक्स चल रही हैं, उनमें भी जो पेट्रोल की जगह या डीजल की जगह आजकल सीएनजी गैस का भी यूज़ करके गाड़ियों को बनाया जा रहा है। इट मीन्स उसके अंदर सीएनजी गैस यूज़ होगी। आपने ज़रूर ऑटो इन सब के बारे में भी फिलहाल की बात है 1 ईयर हो गए, 1 ईयर भी नहीं बोलूँगी मैं, 6 एंड 7 मंथ हो गए होंगे। तो एक मतलब हाइड्रोजन से वो हाइड्रोजन बोल रही हूँ, सीएनजी के थ्रू चलने वाली गाड़ी का निर्माण भी किया गया था। तो इस टाइप से आजकल बहुत से इन्वेंशन भी होते हैं ना, तो वो इसमें यही किया जाता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीएनजी गैस का ही यूज़ करें, क्योंकि ये कैसी है, ये एक तरीके से नगण्य प्रदूषण करती है, तो इसलिए इसका अधिक से अधिक यूज़ करने के जो सरकार है वो भी सोचती है। सीएनजी सामान्य प्राकृतिक गैस की तुलना में क्या है, पर्यावरण के अनुकूल होती है और इसे कारों तथा ट्रेन के इंजनों में ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि गाड़ियां बनाई गई हैं जिसमें क्या होती है, सीएनजी का यूज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा। इट मीन सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियों का निर्माण आजकल किया जा रहा है, जिसके अंदर पेट्रोल डीजल का यूज़ ना किया जाए और सीएनजी गैस का यूज़ किया जाए, उसी के उस पर चले वो। तो इस टाइप की गैसों का भी निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, गाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये कैसी गैस है, ये जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी कि ये कैसी होती है, नगण्य वो होती है, इसके अंदर ज़्यादा प्रदूषण नहीं करती है। नेक्स्ट आपका एलएनजी, इसमें क्या है, तवीकृत प्राकृतिक गैस, ठीक है, जिसको हम एलएनजी कहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस सॉरी। तो इसके अंदर क्या है कि प्राकृतिक गैस को 160 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करने पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इट मीन जो नेचुरल गैस होती है, इसको जब 160 डिग्री पर ठंडा किया जाता है तो ये कैसे में चेंज हो जाएगी, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाती है। और एलएनजी सामान्य प्राकृतिक गैस के आयतन की तुलना में 600 गुना कम आयतन घेरती है। जो आपकी जितनी प्राकृतिक गैस घेरती है उसकी तुलना में ये 600 गुना कम स्पेस को भी वो करती है, आयतन वॉल्यूम को कम घेरती है। और पाइपलाइन परिवहन की सुविधा उपलब्ध ना होने पर विशिष्ट टैंकों से प्राकृतिक गैस का द्रवीकृत रूप में परिवहन सरल व सुरक्षित होता है। तो अब आपने देख लिया कि किस टाइप के जो हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत थे वो क्या क्या थे, ठीक है। ये अब आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जो आपका आप चैप्टर कह लीजिए या जो इतने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने ऊपर बताए थे, या आप वो कह लीजिए, आपको दोनों इसके अंदर कंप्लीट कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका चैप्टर में से कुछ रह गया हो, या फिर जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आपके इस पेपर में इस सब्जेक्ट से इस लेसन से आपसे पूछ सकता है, तो उन क्वेश्चन को भी मैंने आपको प्रिडिक्ट करके दे रखा है। तो ये सब आपके कंप्लीट होते हैं, चाहे फिर वो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के लाभ और हानि हो गए और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के लाभ हानि हो गए, या फिर एनीथिंग एल्स। तो ये जो नोट्स है ना, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, वरना कमेंट बॉक्स में भी पिन करके इसका नोट्स की ना पीडीएफ दे रखी होगी। जितने भी आपके ये है ना, जितने भी आपकी क्लासेस हैं, ये वाली क्लास हो गई या क्लास 1st 2nd 3rd 4th जो भी मैंने लिए, 5th 6th और ये 7th क्लास है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये आपकी मे बी 7th क्लास ही है, ठीक है, इतना मुझे याद नहीं है। 1 सेकेंड आपको मैं भी दिखाती हूँ। ये हमने देखिए कितना ज़्यादा मैंने आपको इतनी मेहनत करती हूँ, तो ये मेरे आपके लिए मेहनत रहती है कि हाँ आपको बहुत अच्छा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए, कि आपको कहीं भी ज़्यादा भटकने की नीड ना पड़े, आपको ये ना लगे
आपने ज़रूर देखा होगा कि जितना भी इसके अंदर मैंने लिखा है ना, वो सब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आप देख सकते हैं जो मैंने आपको प्रिडिक्ट करके कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे, इन सब के आपको आंसर मिलेंगे। चाहे फिर वो ऊर्जा संसाधन है क्या, या ऊर्जा संसाधनों के हमने स्रोत को भी बहुत अच्छे से देखा। आपने देखा ना, अभी हमने नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो गए, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो गए, और उनके लाभ हानि ऑल मतलब जितने भी पॉइंट्स थे उन सबको क्लियर किया है। या फिर आपके इनके अंतरों को हमने भी देखा, है ना, वो भी एग्जाम्पल के साथ हमने देखा था हर चीज़ को। फिर सौर ऊर्जा के लाभ हानि, फिर पवन ऊर्जा के लाभ हानि, हमने इन सबको देखा था अच्छे से। या फिर आपका कोयला हो गया, अगर कोयला के ऊपर भी आपको कुछ लिखने के लिए दे देता है पॉइंट में, जैसे विभिन्न प्रकार के कोयले, मैंने आपको कोयले के प्रकार भी बताया, एंथ्राइस्ट हो गए, बिटुमिन्स हो गए, लिग्नाइट हो गए, पीट हो गए, इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी क्लास 6-7 है, और मैंने आपको क्लास 1 to 7 तक आपको ये मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी होंगी तो प्लेलिस्ट में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और इनकी पीडीएफ को भी आप गेट कर सकते हैं। इसकी जितनी भी पहले की भी जो पीडीएफ है आपको क्लास 6 हो गई, क्लास 7 हो गई, 4th 5th 2nd एंड 1st, इन सब की आपको वीडियोस आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, जो नोट्स हैं, तो आप वहाँ से उसको गेट कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ना एडिशनल आपको ये सारी चीज़ें भी ऐड करके दे दी, जितने भी मैंने पहले की क्लासेस जो ले रखी है ना, चैप्टर की जो नोट्स मैंने बना रखे थे, उन सबको भी मैंने ऐड ऑन कर दिया है इस नोट्स की आपको उसमें। तो आप इसको लेंगे ना तो आपको ये चीज़ें भी मिल जाएंगी, क्लास 1 to 7 तो मिलेंगी ही, साथ में आपको ये इन सब के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे जो चैप्टर के मैंने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ना, कभी कभी देख तो लेते हैं, उनको अच्छा भी कंटेंट लगता है और बच्चों को बहुत यूज़फुल भी कंटेंट लगता है, परंतु क्या हो जाता है ना कि कभी कभी बच्चे भूल भी जाते हैं। हमारे साथ खुद भी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये सिर्फ आपके साथ होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमसे मिस्टेक्स भी होती हैं, कुछ गलतियाँ भी होती हैं, और हम बहुत चीज़ें क्या होते हैं भूल भी जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करें, जिससे कि आपके टीचर का भी क्या हो, मोटिवेशन बना रहे हमेशा के लिए। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस नोट्स का मैं आपको पीडीएफ जो है उसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके इसको लिंक पर और इसको ले सकते हैं इस नोट्स को। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।